अध्याय 156 एजियोर एरिना पहले सब्सक्रिप्शन की तलाश है। मासिक वोटों की तलाश है। सुंदर महिला के चेहरे पर थोड़ी गंभीरता आ गई। सार्थक के शब्दों का उस पर गहरा प्रभाव पड़ा था। क्या ये युवक वाकई रेखाचित्रों से भी बेहतर वस्त्र बना सकता था? खूबसूरत महिला ने तुरंत दाव से पूछा, माफ कीजिए दाव, क्या आप अपने दूसरे डिजाइन में रुचि रखेंगे? सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बिकने वाला पैसा नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि मुझे इस पैसे की परवाह नहीं है, मैं इसे दान कर रहा हूं। खूबसूरत महिला सचमुच इस खर्चीले व्यक्ति को एक्सक्विजिट पैगोडा से बाहर निकालना चाहती थी। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए पूछा, युवा मित्र दाव, आप क्या खरीदना चाहेंगे? सार्थक ने दाव की ओर मुस्कुराते हुए कहा, दाव, तुम क्या सुझाव दोगे? सुंदर महिला ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी। 50,000 मध्यम श्रेणी के मोती कोई छोटी रकम नहीं थी। हालांकि सार्थक का इरादा उन्हें पैसों के बदले बेचने का नहीं था, बल्कि वह चाहता था कि वह उनकी सिफारिश करे, जो विचारणीय था। सुंदर महिला, मुझे आश्चर्य है कि क्या दाव ने आध्यात्मिक कलाकृति के बारे में सुना है। मैं व्यक्तिगत रूप से आपको एक निम्न श्रेणी की कलाकृति दे सकती हूँ। आध्यात्मिक कलाकृति? सार्थक की टिप्पणी, मैं कलाकृतियों को स्वयं ही नया रूप दे सकता हूँ। हालांकि हथियार व्यक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप होने चाहिए। मुझे अभी आध्यात्मिक कलाकृति की क्या आवश्यकता है? हालांकि रंगाले उसके बगल में खड़ा था और उसकी कमर पर मौजूद चर्बी की ओर इशारा कर रहा था, फिर भी सार्थक ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं है। सुंदर महिला मुस्कुराए और बोली, हमारे उत्कृष्ट पैगोडा में कई उच्च श्रेणी के आध्यात्मिक फल भी हैं, जिनमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो उन्हें आप सभी छात्रों के लिए एकदम सही बनाती है। शांतनु दाव, नहीं, ये वाला अच्छा है। सार्थक ने फिर से सिर हिलाया, ये तो बस आध्यात्मिक फल है। समुद्र में तो बहुत सारे हैं, खुद ही तोड़ लो, परेशान मत हो। रिंकू ने सार्थक को खींचते हुए फुसफुसाकर कहा, क्या इन्हें खुद तोड़ना बहुत झंझट का काम नहीं है? जाओ तोड़ लो। सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन ये सब चीजें थोड़ी मेहनत से हासिल की जा सकती हैं। हमें उन चीजों के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए जो हमें अभी नहीं मिल सकती। सुंदर स्त्री ने कुछ क्षण विचार किया, उसकी आंखों में थोड़ी दुविधा झलक रही थी, फिर अंत में दाव से बोली, चूंकि तुम न तो श्रेष्ठ हथियार चाहते हो और न ही साधक का आध्यात्मिक फल, तो एक वस्तु है जो तुम्हारे लिए उपयुक्त होगी। मुझे आश्चर्य है कि दाव, क्या तुमने कभी समुद्र को निगलने वाले शंखों के बारे में सुना है? सार्थक उद्धरण चिन्ह। श्याम ने आश्चर्य से पूछा, समुद्री शंख की कीमत केवल 50,000 मध्यम श्रेणी के मोती है। सुंदर महिला ने सिर हिलाते हुए कहा, असल में बात इससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन उत्कृष्ट पैगोडा सार्थक के साथ एक समझौता करना चाहता है। अगर भविष्य में आप बिहाई टाउन में अपने कपड़ों का व्यवसाय बढ़ाने की योजना नहीं बना रहे हैं, तो आप समुद्र को निगलने वाला शंख ले सकते हैं। सार्थक की आंखें चमक उठी, ठीक है। उसके बगल में खड़ा वेटर थोड़ा हैरान था, युवा यूलिंग, समुद्री शंख काफी कीमती होते हैं। उस खूबसूरत महिला ने वेटर की ओर उदासीनता से देखा, जिसके बाद वेटर तुरंत चुप हो गया और वापस ऊपर चला गया। सार्थक ने कंधे उचकाते हुए कहा, चिंता मत करो, मुझे कपड़ों के कारोबार में कोई दिलचस्पी नहीं है, और बिहाई शहर जैसे विशाल क्षेत्र में ये योजना आज के समय में आवश्यक मध्यम श्रेणी के मोतियों की तुलना में 10 गुना अधिक कमाई कर सकती है। उस खूबसूरत महिला ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कुछ नहीं कहा। सार्थक ने दाव को पुकारते हुए कहा, चलो चलो, जल्दी करो और कपड़े बदल लो। हम यहाँ प्रतियोगिता के लिए आए हैं, समय बर्बाद मत करो। सार्थक और बाकी लोगों के चेंजिंग रूम में प्रवेश करने के बाद सुंदर महिला के चेहरे के भाव में थोड़ा बदलाव आया। वह अपने पीछे खड़े वेटर दाव की ओर मुड़ी और बोली, देखो ये युवक किस स्कूल से है? 5 मिनट बाद सार्थक ने हाथ में एक छोटा सा सीप पकड़े हुए कहा, अलविदा। उत्कृष्ट पैगोडा से बाहर निकलते ही रंगीली ने कहा, जल्दी से देखो ये कितना बड़ा है। कहते हैं कि समुद्र को निगलने वाले इस शंख में 10 वर्ग मीटर तक की जगह है। रिंकू उत्सुकता से पास झुकी और बोली, आह, पहले पूछने में मुझे शर्म आ रही थी, क्या सच में इस दुनिया में ऐसे खजाने मौजूद हैं? शांतनु ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने भी इसके बारे में कभी नहीं सुना। श्याम ने सहज भाव से कहा, ये अलग अलग आकार के होते हैं। इनका आकार तभी पता चलता है जब समुद्री शंख खुलता है, लेकिन ये आमतौर पर बहुत बड़े नहीं होते। सार्थक ने अपना पेट खुजाया, पहले पूछने में उसे शर्म आ रही थी। उसने इतने लंबे समय तक झूठ बोला था, भला वो ये कैसे मान सकता था कि वो दाव को नहीं जानता। श्याम, तुम इसे आजमा कर देखो, ये कितना बड़ा है।
सार्थक ने पलकें झपकाईं, हम कोशिश कैसे करें? सब लोग। रिंकू अवाक रह गई। नहीं तो तुम भी दाव के बारे में नहीं जानते? सार्थक हंसते हुए बोला, मैंने उनके हाव भाव से ही अंदाजा लगा लिया था कि यह चीज बहुत कीमती होगी। सब लोग। श्याम, दो तरीके हैं। आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवेश करो और समुद्र को निगलने वाला शंख तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा का पता लगा लेगा। तुम इसे अपने विचारों से खोलकर वस्तुएं एकत्र कर सकते हो। सार्थक के हाथों में प्रकाश की चमक उठी और फिर उसके मन में एक विचार आया, व्यास में 5 मीटर से कम। श्याम, ये बुरा नहीं है, ये आमतौर पर केवल 3 या 4 मीटर लंबे होते हैं। बेशक इससे बड़े भी होते हैं, लेकिन वे आमतौर पर बाहर नहीं गिरते। सार्थक अचंभित रह गया। श्याम को तो बहुत कुछ पता था। सार्थक ने तुरंत दाव से पूछा, मुझे नहीं पता कि मुझे कुछ कहना चाहिए या नहीं, लेकिन आप सब इतने गरीब क्यों हैं? तुरंत ही पूरा समूह शांत हो गया। शांतनु दाव, शायद आपको विश्वास न हो, लेकिन आपसे मिलना मेरे जीवन में पहली बार था जब मैंने मध्यम श्रेणी के मोतियों को छुआ। सार्थक, रिंकू ने आह भरते हुए कहा, समुद्र में मछली पकड़ने के बाद, गांव वापस आकर मछली कर चुकाने के बाद मेरे पास खाने के लिए भी पर्याप्त नहीं बचता। मैं पैसे कहाँ से लाऊंगी? सार्थक, श्याम, मैंने कभी भी पैसों से कुछ नहीं खरीदा है। सार्थक, रंगेली ने कुछ नहीं कहा, बस अपने हाथ में पकड़ा हुआ थैला उसे सौंपते हुए कहा, कपड़े इसमें डाल दो। सार्थक स्तब्ध रह गया। इन लोगों ने किस तरह की यातनाएं झेली होंगी? क्या ये दुखों की प्रतियोगिता थी? इससे पहले कि वह कुछ और सोच पाता, सार्थक के मन में अचानक एक विचार आया और उसके हाथ से थैला गायब हो गया, और 1 सेकंड बाद ही वह फिर से प्रकट हो गया। रिंकू और शांतनु की ईर्ष्यालु निगाहों के बीच सार्थक ने सामान समेटा और हंसते हुए कहा, दिलचस्प, अब मेरे पास पैसे रखने की जगह है। सब लोग। श्याम ने दाव को सुझाव दिया, क्या तुमने विविध ब्लेड शैली नहीं चुनी थी? तुम बाद में इसका इस्तेमाल चाकू रखने के लिए कर सकते हो। सोच में डूबे सार्थक ने औपचारिकतापूर्वक सिर हिलाया, जब मेरे पास चाकू होगा तभी मैं उसे रिहा करूंगा। सार्थक बहुत खुश था। ये तो बस एक चोंगसम है, मेरे पास तांग सूट, हानफू, मोरीगल स्टाइल और ऑफिस लेडी स्टाइल के कपड़े भी हैं। अब सबने अपने कपड़े बदल लिए थे, सबने महंगे और शानदार रेशमी कपड़े पहन रखे थे, जिन्हें देखकर हर कोई हैरान रह जाता था। जाहिर है, लोग कपड़ों की तरफ आकर्षित हो रहे थे, और साथ ही रंगली और शांतनु की तरफ भी। वहीं सार्थक और रिंकू को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। उन दोनों मोटे आदमियों में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं थी। एजियोर सी एरिना। लोग लगातार आ जा रहे थे। हॉल के अंदर टिकट काउंटर लोगों से खचाखच भरा हुआ था। श्याम सीधे सूचना डेस्क पर गया और दाव से पूछा, मैं टीम प्रतियोगिता के लिए पंजीकरण कराना चाहता हूं। कर्मचारी चौंक गया, और भी छात्र भाग ले रहे थे। उसे सिरदर्द होने लगा। दाव ने कहा, सज्जनों, ये सच है। तीनों महान अकादमियों ने अरेना को कई बार चेतावनी दी है। अगर आपको चोट लगी तो हम अपना बचाव नहीं कर पाएंगे। श्याम ने ठंडे स्वर में कहा, हम 3 महान अकादमियों से नहीं हैं, हम ठगों की अकादमी से हैं। ठग अकादमी। रंगीली ने दाव को जोड़ा, चौथी अकादमी। कर्मचारी असमंजस में थे, 4th अकेडमी में छात्र कब से आने लगे? हमने तो इसके बारे में कभी सुना ही नहीं। अरे, चौथी अकादमी कब शुरू होती है? श्याम, ये हमेशा से खुला रहा है, लेकिन कोई इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। कर्मचारी ने बेबसी से मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। चूंकि आप भाग लेने पर जोर दे रहे हैं, कृपया अपनी क्षमताओं के बारे में बताएं ताकि हम सत्रों की व्यवस्था कर सकें। श्याम, प्रारंभिक स्तर का शानदार मछुआरा नियंत्रक। फुफकार। कर्मचारी चौंक गए, उनके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। क्या 4th अकेडमी ने ग्रेट एंगलर स्तर का छात्र तैयार किया था? रंगीली, प्राथमिक स्तर का महान मछुआरा शिकारी। रिंकू, प्राथमिक महान मछुआरा कवच विशेषज्ञ। सार्थक, प्रारंभिक महान मछुआरा आत्मा संग्रहण का उस्ताद। शांतनु, शिखर मछुआरा युद्ध आत्मा स्वामी। खटखट। कर्मचारी के हाथ से कलम छूट गई। फिर वह चौंककर जितनी तेजी से हो सकता था भाग गया। शांतनु ने कंधे उचकाते हुए कहा, तुमने उसे डरा दिया होगा। मुझे पहले ही इसकी सूचना दे देनी चाहिए थी। श्याम, क्या कोई फर्क है? कुछ ही दिनों में तुम प्राथमिक विद्यालय में पहुंच जाओगे। शानदार मछुआरा। कुछ देर बाद एक अधेड़ उम्र का आदमी अखाड़े के भीतरी कमरे से बाहर आया। चलते हुए उसने कर्मचारी दाव से पूछा, सब लोग कहाँ हैं? क्या आप उन्हें यहीं छोड़ आए हैं? सर, वे लॉबी में हैं।
अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति ने जल्दी से चारों ओर नजर डाली, फिर मुस्कुराते हुए सार्थक और उसके 5 साथियों के समूह के पास पहुंचकर कहा, सज्जनों, मेरा नाम बाओजिन है, मैं एजियोरसी एरेना का प्रतियोगिता समन्वयक हूं। कृपया अंदर आइए और बैठिए। कृपया विश्वास कीजिए, ये हमारे कर्मचारियों की ओर से एक चूक थी। कृपया मेरे साथ आइए। कुछ देर बाद एक निजी कमरे में बाओजिन ने मुस्कुराते हुए कहा, यह हमारे लिए सम्मान की बात है कि आप छात्र प्रतियोगिता में भाग लेने आए हैं। विशेष रूप से आपके पेशेवर कौशल का मेल बिल्कुल सही है। इसलिए कृपया अरेना को आपके लिए एक परीक्षण आयोजित करने की अनुमति दें। श्याम ने उदासीनता से दाव से पूछा, मैं इसका परीक्षण कैसे करूं? बाओजिन हंसते हुए बोले, चूंकि हम एरेना में हैं, तो यहाँ मुकाबला होना तो तय है। और हाँ, क्योंकि आप सभी महान मछुआरे हैं, इसलिए हमारी जोड़ी वाली टीमें भी कमजोर नहीं होंगी। यह एक जबरदस्त मुकाबला होगा। मछुआरा और प्राथमिक महान मछुआरा समूह। श्याम, ठीक है, कितना समय लगेगा? बाओजिन, क्या आपको इतनी जल्दी में होना जरूरी है? लेकिन ये तो चौथी अकादमी है। ये 30 सालों से एजियोरसी एरेना में नहीं आए हैं, इस बार इनके आने का क्या मतलब है? बाओजिन ने आत्मविश्वास से अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, बहुत जल्द, आधे घंटे से भी कम समय में प्रतियोगी अपनी अपनी जगह पर होंगे। श्याम, ठीक है, तो हम यहीं इंतजार करेंगे। अध्याय 157 तक की कहानी। कृपया सब्सक्राइब करें। कृपया वोट करें। वीआईपी बॉक्स, जहां सार्थक और उनकी टीम मौजूद थी, से मैच का सीधा नजारा दिखाई दे रहा था। निजी कमरे देहाती शैली के हैं, जो पूरी तरह से समुद्री शैवाल की नक्काशी और मछली की मूर्तियों से सजे हैं। कुर्सियां विभिन्न रंगों के पॉलिश किए हुए मूंगे से बनी हैं, और कोने में एक बहती हुई छोटी नदी भी है। अखाड़े की ओर वाली दीवार पर कोई खिड़की नहीं है, केवल एक छोटा सा रेलिंग का हिस्सा और एक बड़ा जालीदार हिस्सा है, जिससे खेल देखना सुविधाजनक हो जाता है। इस समय अखाड़े में 2 माहिर मछुआरों की टीमें जमकर लड़ रही हैं। किसी को लंबे भाले से चोट लगी है, लेकिन प्रतिद्वंद्वी ने जान से मारने की कोशिश नहीं की है। साथ ही दोनों टीमों में 5 श्रेणियां हैं, एक नियंत्रक है और दूसरी युद्ध भावना का स्वामी है। सार्थक ने आश्चर्य से पूछा, यहाँ झगड़ों में घायल होने वाले लोगों का क्या होगा? शांतनु, कुछ विशेष आत्मा संग्राहक होते हैं जो चोटों का इलाज कर सकते हैं। लेकिन वैसे आप आत्मा संग्राहक भी तो दूसरों की चोटों को ठीक कर सकते हैं, है ना? क्या आप ऐसा नहीं कर सकते? सार्थक ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, सच में? मुझे ये कैसे पता नहीं चला? श्याम ने शांत भाव से कहा, तुमने अलग अलग रास्ते चुने हैं। क्या तुमने जल पर नियंत्रण का रास्ता नहीं चुना था? अपनी क्षमता से अधिक बोझ मत उठाओ। उपचार मंत्र सीखने में भी समय लगता है। सार्थक तुरंत परेशान हो गया। बूढ़े जियांग ने हद पार कर दी थी, उसे इलाज की तकनीक तक नहीं सिखाई। अगर उसे चोट लग गई तो क्या होगा? उसे किसी और के आने और उसे बचाने का इंतजार करना पड़ेगा। रंगीली, चिंता मत करो, तुम्हारी चमड़ी मोटी है, यह उसे भेद नहीं पाएगी। सार्थक हंसते हुए बोला, धन्यवाद। चूंकि आप घायल हैं, तो क्या मुझे आपका इलाज नहीं करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, मैं वापस जाकर वह उपचार तकनीक भी सीखूंगा। रिनको अवाक रह गई। तुम आत्माओं को इकट्ठा करने वालों, क्या तुम जो चाहो वो तुरंत सीख लेते हो? ऐसा लगता है जैसे सीखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता। सार्थक ने चिढ़कर कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मैं महज 6 दिनों में स्पिरिट गैदर बन गया, तो क्या तुम इतने आश्चर्यचकित नहीं हो जाओगे कि तुम्हारी आंखें फटी रह जाएंगी? लड़ाई जल्दी ही एक तरफा हो गई। पायलट बहुत फुर्तीला था, लेकिन उसके साथी विरोधी सोल मास्टर का सामना नहीं कर सके। एक एक करके वे मारे गए, जिससे पायलट के पास पलटवार करने का कोई मौका नहीं बचा। शांतनु ने हैरानी से कहा, बेवकूफ, हम पहले दुश्मन के सोल मास्टर को ही क्यों न खत्म कर दें? रंगीली, क्या आपको लगता है कि वह ऐसा नहीं चाहता? जब सब लोग आपस में बात कर रहे थे, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाओजिन मुस्कुराते हुए पहुंचे और बोले, सज्जनों, क्या आप सब तैयार हैं? श्याम, कभी भी ठीक है। बाओजिन, ठीक है, आपके विरोधी आ चुके हैं और तैयारी कर रहे हैं। कृपया मेरे साथ आइए। ओह, वैसे क्या आपकी टीम का कोई नाम है? जब मेजबान आपका परिचय करवाएगा, तब हम उसका प्रचार कर देंगे। सार्थक, ठगों की कहानी। बाओजिन, शांतनु ने समझाया, ये तो बस कुछ गुंडों के बारे में एक किंवदंती है। बाओजिन के होंठ फड़फड़ाए, तुम बदमाशों, किंवदंतियों की बातें कर रहे हो। पहले ये लड़ाई जीत लेते हैं। बैककोट। श्याम ने स्वाभाविक रूप से टीम लीडर की भूमिका संभाली। उसने सभी को देखकर कहा, शाओ चान, सबसे पहले दुश्मन के मैनिपुलेटर का ध्यान रखना,
शांतनु, तुम दुश्मन के स्पिरिट गैदर का ध्यान रखना। रिंकू, तुम बैटल स्पिरिट मास्टर का ध्यान रखना। सार्थक, अगर कुछ अप्रत्याशित नहीं हुआ तो दुश्मन के हंटर्स सबसे पहले तुम और मुझे निशाना बनाएंगे, इसलिए तुम मेरे साथ रहना और दुश्मन के हंटर्स का भी ध्यान रखना। सार्थक ने बेपरवाही से कहा, हमें तो विरोधी की रणनीति का भी पता नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है कि उनके पास 2 योद्धा हो या 2 शिकारी? श्याम ने कुछ देर सोचा, तो फिर पहले मैच में हमें पूरी आज़ादी मिलेगी। हर खिलाड़ी अपना लक्ष्य खुद चुनेगा, लेकिन हमें उन्हें जल्दी हराना होगा। पहले मैच में हमें ठग अकादमी की ताकत दिखानी होगी। रंगीली खुशी से हंस पड़ी, कोई दिक्कत नहीं। जब तक विरोधी का मैनिपुलेटर और स्पिरिट गैदर सार्थक जैसे राक्षस नहीं है, तब तक ये बहुत आसान होगा। रिंकू ने कवच के डिब्बे पर थपथपाते हुए कहा, तो फिर फैसला हो गया। मुझे बस उनके सोल मास्टर्स को रोकना है, यह आसान है। एक पल के बाद अखाड़े के अंदर अचानक किसी ने गरजते हुए कहा, प्रिय दर्शकों, आज आपके टिकट बिल्कुल पैसे के लायक हैं। आपको अंदाजा भी नहीं है कि आपने क्या चमत्कार देखा है। हम एजियोर टाउन से प्रसिद्ध चौथी अकादमी से इस क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए 5 छात्रों को भेज रहे हैं। क्या चौथी अकादमी? क्या वे किसान नहीं हैं? जी हाँ। क्या वह सामने एक बागान नहीं है? और वहाँ छात्र भी हैं। ये छात्र कहाँ से आए हैं? क्या चौथी अकादमी ने भर्ती शुरू कर दी है? ... मेजबान, बाकी सब की तरह ये खबर सुनकर मैं भी हैरान रह गया। लेकिन ये सच है। मुझे आप सबको बताना होगा कि चौथी अकादमी इस बार जबरदस्त तैयारी के साथ आ रही है। उनकी 5 सदस्यीय टीम एक बेहतरीन संयोजन है जिसमें सभी पेशे शामिल हैं, सोल मास्टर, आर्मर मास्टर, मैनिपुलेटर, स्पिरिट गैदर और हंटर। तालियां कहाँ हैं? जयकारे कहाँ हैं? थप्पड़ थप्पड़ छिटपुट तालियां बजी, लेकिन किसी ने भी जोरदार जयकार नहीं की। हालांकि सार्थक और उनकी टीम एक बेहतरीन संयोजन थे। मेजबान थोड़ा शर्मिंदा था, लेकिन हालात को देखते हुए उसे मजबूरी में बोलना पड़ा और उसने आगे कहा, इससे भी ज्यादा अविश्वसनीय बात यह है कि इन 5 नौजवानों में से केवल एक ही शीर्ष स्तर का मछुआरा है, जबकि बाकी चारों जूनियर ग्रैंड एंगलर हैं। अप्रत्याशित है ना? आश्चर्यजनक है ना? आप जो देखने वाले हैं वह ग्रैंड एंगलर्स के बीच एक मुकाबला है। हमारी चौथी अकादमी टीम का जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वे हैं ठगों के दिग्गज। सार्थक और उनके 5 साथी आत्मविश्वास और गर्व से भरे चेहरों के साथ कार्यक्रम स्थल में दाखिल हुए। शांतनु सार्थक से कह रहा था, वह मेजबान तो काफी ऊर्जावान था। अफसोस की बात है कि परिचय इतना अनौपचारिक था। क्या वे आत्मा राक्षसों का परिचय नहीं कराने वाले हैं? रिंकू ने फुसफुसाते हुए कहा, स्पिरिट बीस्ट्स को लाइव देखना ही सबसे अच्छा है। अगर सब कुछ समझा दिया जाए तो लोगों में कोई उत्सुकता नहीं बचेगी। रंगीली उत्साहित थी, मैं पहले जाऊंगी, मैं सबसे पहले कंट्रोलर को नीचे गिरा दूंगी। लेकिन तभी मेजबान ने लगभग दहाड़ते हुए कहा, अब एक और टीम का स्वागत कीजिए। ये पुराने परिचित हैं, इन्होंने फिशिंग मास्टर एरेना पर विजय प्राप्त की है, हर चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़े हैं। ये है थ्री स्वॉर्ड्स एलायंस, सोल मास्टर्स की ये दोहरी लड़ाई वाली जोड़ी। क्या वे अपनी शानदार जीत का सिलसिला जारी रख पाएंगे? थ्री स्वॉर्ड्स एलायंस का स्वागत कीजिए, आओ। सार्थक ने मेजबान की ओर देखा और कहा, मेजबान होना आसान नहीं है, वही तो पूरे शो को संभाले हुए हैं। जब सार्थक ने रंगले की ओर देखा तो उसने पाया कि लड़की स्टैंड की ओर हाथ हिला रही थी। सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। रंगीले, तुम क्या कर रहे हो? हाथ क्यों हिला रहे हो? वे तो हमारी तरफ देख तक नहीं रहे हैं। रंगीली ने अपना सिर झुकाया, पहले उन्हें आगाह कर दो, उन्हें बता दो कि मैं किसी के टुकड़े टुकड़े करने वाला हूं। सब लोग ... दर्शक दीर्घा में कुछ लोगों को आश्चर्य हुआ, क्या चौथी अकादमी के ये छात्र वाकई अच्छे हैं? इतनी सुंदर युवती इतनी कुशल मछुआरा कैसे बन गई? कुछ लोगों ने उपहास उड़ाते हुए कहा, वास्तविक युद्ध अनुभव के बिना उनकी युद्ध क्षमता निश्चित रूप से बहुत कम हो जाएगी। बिल्कुल नहीं, मैं तो उनकी हार पर दांव लगाऊंगा। किसी ने सिर हिलाते हुए कहा, शायद चौथी अकादमी ने जानबूझकर अपना नाम कमाने के लिए संसाधनों का संचय किया। लेकिन वे गलत जगह आ गए। यह अखाड़ा ऐसे शक्तिशाली योद्धाओं से भरा है जिन्होंने वास्तविक लड़ाइयों के माध्यम से अपनी प्रतिष्ठा अर्जित की है। मैदान पर सामने एक महिला और 4 पुरुष थे। वह महिला नियंत्रक थी। उसके सामने भारी कवच पहने एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था जो एक योद्धा था। सबसे आगे 2 आत्मा स्वामी थे और फिर एक दुबला पतला आदमी था जो खंजर चला रहा था, एक शिकारी।
सार्थक मुस्कुराया और बोला, देखो मेरा अनुमान सही निकला, दूसरी तरफ एक स्पिरिट गैदर की कमी है। रंगीली मुस्कुराई और बोली, इस तरह के तीव्र युद्ध के लिए स्पिरिट मास्टर की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। सार्थक चौंक गया, तो मुझे एक सोल मास्टर के रूप में एक कैमियो भूमिका निभाने को मिलेगी। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, सार्थक ने अपना पैर पटका और आत्माओं को एकत्रित करने वाली एक आकृति प्रकट हो गई। शांतनु ने सार्थक की ओर घूर कर देखा। बेशम, मेजबान ने चिल्लाकर कहा, वाह, ठग लेजेंड्स की तरफ से स्पिरिट गैदर प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। इसलिए मैं इस प्रतियोगिता को आधिकारिक तौर पर खुला घोषित करता हूं। दर्शक दीर्घा में किसी ने मौन स्वर में कहा, क्या यह आत्मा संग्राहक मूर्ख है? इसने तो शुरुआत से ही अपनी पोल खोल दी। क्या इसे पता नहीं था कि दूसरी तरफ एक शिकारी है? छोड़ो इससे, मैंने सोचा था कि यह एक शानदार लड़ाई होगी, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये छात्र बिल्कुल नौसिखिया होंगे और उन्हें वास्तविक युद्ध का कोई अनुभव नहीं होगा। सत्रों के बीच रंगीली और विरोधी शिकारी एक साथ गायब हो गए। शांतनु और रिंकू ने एक दूसरे की ओर देखा और अपने अपने सोल मास्टर्स में से एक को अपने साथ ले लिया। पलक झपकते ही ठग लीजेंड के पक्ष में केवल सार्थक और श्याम ही बचे थे। इस बीच विरोधी नियंत्रक के सामने एक हाथापाई डिवीजन कमांडर खड़ा था। दर्शक दीर्घा से गालियों की बौछार होने लगी। गुंडे, बिल्कुल नहीं, वे तो अंधाधुंध गोलीबारी कर रहे हैं। वे हार गए। बख्तरबंद टुकड़ी ने आत्मा संग्राहक और नियंत्रक की भी रक्षा नहीं की। क्या वे मौत को दावत दे रहे हैं? यह उबाऊ है। मुझे लगा था कि यह बहुत रोमांचक होगा। यहां तक कि मेजबान भी अवाक रह गया। मैं इस लड़ाई पर टिप्पणी कैसे करता? क्या मुझे कहना चाहिए कि वे सब मूर्ख हैं? शापों के बीच अचानक सबने सार्थक को हरकत करते देखा। आत्माओं को इकट्ठा करने वाले उस योद्धा ने अचानक अपनी दोनों तलवारें निकाली और वार किया। उसकी गति इतनी तेज थी कि हवा में प्रकाश की एक चाप बन गई। घूमता हुआ ब्लेड, चारों ओर चिंगारियां उड़ने लगीं। सार्थक ने शरारती मुस्कान के साथ अपने बैंगनी बांस के डंडे को झटकते हुए छुपकर बैठे एक व्यक्ति को खींचकर टुकड़े टुकड़े कर दिया। उसी क्षण दर्जनों लताओं ने पलक झपकते ही शिकारी को जकड़ लिया। सार्थक हवा पर सवार होकर आगे बढ़ता है। स्पाइरल स्ट्राइक, टकराना, धूल का एक बादल उठा और शिकारी, जिसने सार्थक को छुआ तक नहीं था, खून की उल्टी करते हुए जमीन पर पड़ा रहा, उठने में असमर्थ था। दर्शक दीर्घा में बैठे सभी लोग स्तब्ध रह गए। मेजबान अचंभित रह गया। क्या आप स्पिरिट गैदरिंग मास्टर नहीं हैं? आपने जानबूझकर स्पिरिट गैदरिंग एरे बनाया है? क्या आप हमें बेवकूफ बना रहे हैं? ये व्यक्ति स्पष्ट रूप से बैटल सोल मास्टर है। 158 ठग अकादमी की वापसी। कृपया सब्सक्राइब करें, कृपया वोट करें। सबसे पहले होस्ट ने प्रतिक्रिया देते हुए आसमान की ओर चिल्लाकर कहा, प्रिय दर्शकों, आपने गलत नहीं देखा। ये प्रतियोगी सार्थक वास्तव में दोहरी क्षमता वाला शक्तिशाली योद्धा है, जिसके पास स्पिरिट गैदरिंग मास्टर और वॉर सोल मास्टर दोनों शक्तियां हैं। अविश्वसनीय, उसने 3 तलवारों के गठबंधन के हंटर को पल भर में हरा दिया। दर्शक खुशी से झूम उठे। असंभव, 2 पेशे, क्या ये बच्चा विलक्षण प्रतिभा वाला है? यह इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मैं थरी स्वॉर्ड्स एलायंस पर 100 मध्यम श्रेणी के मोतियों की शर्त लगाता हूं। वाह, ये तो बहुत आसान था। ये मोटा आदमी लोगों को बहुत आसानी से पीट देता था, है ना? भीड़ के अपनी चर्चा पूरी करने से पहले ही मेजबान ने घबराहट में कहा, अरे नहीं, थरी स्वॉर्ड्स एलायंस के नियंत्रक का पता लगा लिया गया है। वहां कई दाव परछाइयां प्रतिद्वंदी के आर्मर मास्टर को पार कर गईं। रंगीली की परछाई तेजी से गुजरी और प्रतिद्वंदी के नियंत्रक ने अविश्वसनीय रूप से तेजी से प्रतिक्रिया दी, लेकिन तभी वह अपने सामने मौजूद समुद्री शैवाल के एक बड़े गुच्छे में समा गया। लेकिन दर्शकों ने जो देखा वह एक चौंकाने वाला दृश्य था। समुद्री शैवाल में तुरंत एक बड़ा गोल छेद कर दिया गया, जैसे कोई परछाई तुम्हारा पीछा कर रही हो। शैडो असैसिन। इससे विरोधी नियंत्रक को प्रतिक्रिया करने का समय भी नहीं मिला। ठंडी रोशनी की एक तेज किरण समुद्री शैवाल के बीच से गुजरी और रंगीली कवच के स्वामी के सामने प्रकट हो गई, जिससे वह लगभग डर के मारे अधमरा हो गया। मैं तुम्हें मार दूंगा, तादा। कवचधारी के चारों ओर से अचानक ढालें प्रकट हुई। कवच के बक्से से तलवारें निकली, लेकिन वे रंगाले की गति का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकी। इस समय आर्मर मास्टर के पीछे मौजूद समुद्री शैवाल पूरी तरह गायब हो चुका था। सभी को केवल महिला कंट्रोलर दिखाई दे रही थी, जो पेट पकड़े हुए जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी।
उसने अपना हाथ उठाया, मानो वह अभी भी समुद्री शैवाल का उपयोग करके अपने साथियों की मदद करने की कोशिश कर रही हो। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर लताओं में उलझ गया। मेजबान, जिसका चेहरा आश्चर्य और उत्साह से भरा हुआ था, ने कहा, वाह, हम अभी क्या देख रहे हैं। ठग लीजेंड के खूबसूरत हंटर ने पलक झपकते ही प्रतिद्वंद्वी के कंट्रोलर को गिरा दिया। और अब वह वास्तव में प्रतिद्वंद्वी के आर्मर मास्टर को सीधे रोक रहा है। मेजबान थोड़ा असमंजस में लग रहा था, हंटर बनाम आर्मर मास्टर। मेजबान के सदमे से उबरने से पहले ही रिंकू के कवच का बक्सा खुल गया, जिससे तलवारों का एक तूफान निकला जो परछाइयों की तरह हवा में उड़ने लगा। पफ पफ पफ, दो युद्ध आत्मा स्वामी ने पूरा समर्थन दिया। हालांकि शांतनु अचानक चिल्लाया, रक्त ऊर्जा जल रही है। उग्र लहरों की 7 परतें। तादा। हालांकि शांतनु अभी तक एक महान मछुआरा नहीं है, लेकिन समुद्र के 7 गुना क्रोध में अविश्वसनीय रूप से शानदार युद्ध प्रभाव है, जो सार्थक के सर्पिल हमले से भी अधिक शानदार है। इससे पहले किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वॉर सोल मास्टर और आर्मर मास्टर इतना अच्छा तालमेल बिठा सकते हैं। थरी स्वॉर्ड्स एलायंस के दोनों वॉर सोल मास्टर पलक झपकते ही हवा में उड़ गए। रंगिली अभी भी अपने प्रतिद्वंद्वी से लड़ रहा था, लेकिन कवच मास्टर ने देखा कि उसके हथियार कम होते जा रहे हैं, और करीब से देखने पर उसे पता चला कि उसके सभी हथियार लताओं में उलझे हुए हैं और हवा में लटके हुए हैं। शैडो असैसिन। बैंगनी रंग की बांस की छड़ी पकड़े सार्थक ने हॉकी स्टिक फेंकी। जाओ। कब दरार। कवच मास्टर अभी थोड़ा अचंभित ही था कि उसे हवा में उछाल दिया गया। उड़ते हुए भी वह सोच रहा था, मैंने अभी अभी अपना कवच बॉक्स निकाला था, मैं कैसे हार गया। मेजबान ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, उसे समझ नहीं आ रहा था कि दाव को क्या कहना चाहिए। दर्शक पूरी तरह से शांत थे, एकदम स्तब्ध थे। किसी ने, दाव, बेवकूफ ने कहा, मैं अभी अभी अंदर आया हूं, मैं अभी बैठा भी नहीं हूं, ये सब इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया। आह, ठग लीजेंड, ठग लीजेंड, ठग लीजेंड, ये तो पागलपन है। पूरा इलाका पागल हो गया है। पहले तो कई लोग एक दूसरे को गालियां दे रहे थे, फिर एक वाक्य पूरा होने से पहले ही कोई जीत गया। ये किस तरह का पागलपन है। होस्ट को आखिरकार समझ आया कि क्या हो रहा है, वे जीत गए। हमारे ठग लेजेंड जीत गए। ये बहुत रोमांचक था। लड़ाई सिर्फ 5 सांसों में खत्म हो गई। ठग लेजेंड के सभी सदस्यों के पास असाधारण लड़ाई कौशल और तकनीकें हैं। आइए उनके लिए तालियां बजाएं। तालियां और जयकारे कहाँ हैं? ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ। आओ, गुंडा। मेजबान ने गहरी सांस ली। मैं अवाक हूं। धिक्कार है, मैंने तो इसे ठीक से देखा भी नहीं। आप लोगों ने ये भी नहीं पता लगाया कि आपने कौन से युद्ध कौशल का इस्तेमाल किया, और खेल इतनी जल्दी खत्म हो गया। क्या यह अपमानजनक नहीं है? एक निजी कमरे में बाओजिन अविश्वास से घूर रहा था। उसने अपनी आंखें मली और गहरी सांस ली। चौथी अकादमी, क्या ऐसा हो सकता है? वे वापसी कर रहे हैं। इस समय रंगीली और अन्य लोग दर्शकों को हाथ हिला रहे थे। आगमन के समय उनके हाथ हिलाने के विपरीत इस बार उनका हाथ हिलाना बेहद सहज लग रहा था। रिंकू चिल्ला रहा था, दाओ, हम बिहाई टाउन से हैं। चौथी अकादमी का गुंडा लीजेंड। उद्धरण चिन्ह। चौथी अकादमी, चौथी अकादमी। दर्शक बेकाबू हो गए। उन्हें इस बात की परवाह नहीं थी कि आप किस कॉलेज से हैं, वे बस जिसे भी पाते उस पर चिल्लाने लगते थे। इसके अलावा वहां मौजूद लोगों में से कई तीनों महान अकादमियों के छात्र थे। वे पूरी तरह से अचंभित थे। क्या ऐसा हो सकता है? चौथी अकादमी के ये छात्र कब प्रकट हुए? ये तो बहुत ही शक्तिशाली हैं। लोगों का एक और समूह निराश दिख रहा था। अगर मुझे पता होता कि दाव की चौथी अकादमी इतनी शक्तिशाली है, तो मैं कभी शर्त नहीं लगाता। मैं उन पर कभी दांव नहीं लगाता। इसी बीच सार्थक और उनकी टीम पहले ही बैकस्टेज लाउंज में लौट चुके थे। बाओजिन पहले से ही यहां इंतजार कर रहा था। बाओजिन ने अविश्वास भरी निगाहों से देखा, सज्जनों, क्या आप सचमुच महान मछुआरे हैं? रंगीली, बिल्कुल, सिर्फ इसलिए कि हमारे पास केवल 5 छात्र हैं। ठग अकादमी को कम मत समझो, हम अभी भी 3 महान अकादमियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। बाओजिन हौंफने लगा। उसे एजियोर सी एरिना की कहानी याद आ गई, चौथी अकादमी से जुड़ी एक कहानी। इतिहास में ठग अकादमी ने एजियोर सी एरिना में अपना दबदबा कायम किया था, लेकिन क्या इस बार ऐसा हो सकता है? ग्लग, शांतनु लेजीडाओ, आप हमारे अगले प्रतिद्वंद्वी जोड़ी की व्यवस्था कब कर सकते हैं? बाओजिन ने व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कहा, प्रिय विद्यार्थियों, आपकी प्रतिभा हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक है, इसलिए एरिना को अपनी टीम में बदलाव करना होगा।
यदि संभव हो तो कृपया कल फिर आइएगा। सार्थक ने अपना पेट खुजाते हुए कहा, क्या हम आज नहीं खेल सकते? बाओजिन अवाक रह गया, आज लड़ने का क्या फायदा? मैंने कुछ साधारण टीमों को बुलाया था, वे 5 सांस भी नहीं ले पाईं। मैं दूसरी टीमों को भेजने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? अगर मैं उनसे पूछूं भी तो मुझे शक है कि वे मानेंगे। जब वे बातें कर रहे थे तभी उन्होंने टोंग दाव के पीछे कुछ लोगों को अपना सामान समेटते हुए देखा जो अखाड़े से जाने की तैयारी कर रहे थे। बाओ जिन को देखकर वे अवाक रह गए। बूढ़े बाओ, कम से कम हमारे लिए एक योग्य प्रतिद्वंद्वी तो चुन लो, ठीक है? तुम हमें मौत के मुंह में भेज रहे हो। ... सार्थक और बाकी लोग अकादमी लौट गए। वे कुछ नहीं कर सकते थे, आज कोई कार्यक्रम नहीं था। वहां इंतजार करने का कोई फायदा नहीं लग रहा था। इसी बीच पहले बिहाई शहर की 3 महान अकादमियों में हंगामा मच गया। उसके बाद बिहाई शहर के लोगों ने भी विरोध प्रदर्शन किया। कई लोगों की पहली प्रतिक्रिया अविश्वास की थी और उन्होंने दाव से पूछा, क्या चौथी अकादमी में अभी भी छात्र हैं? तीसरी अकादमी? ये खबर सुनते ही ये नानफेई ने व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। वाकई जब सार्थक चौथी अकादमी में गया था तब उसे कुछ आभास हो गया था। यह मुश्किल है। क्या चौथी अकादमी जियांगहू को फिर से शुरू करने जा रही है? उस समय सार्थक से मिले सभी छात्र ये नानफेई की कहानी का दूसरा पक्ष सुनने के लिए दौड़ पड़े। ये नानफेई, कल अखाड़े में जाकर उनका मैच देखो। शायद उसे देखने के बाद तुम्हें दाव समझ आ जाए। चौथी अकादमी किस प्रकार की अकादमी है? यही बात अन्य 2 अकादमियों पर भी लागू होती है। इस समय प्रथम और द्वितीय अकादमी के प्रधानाचार्य बैठक कर रहे हैं। हेडमास्टर को आखिरकार ठग अकादमी के लिए एक उत्तराधिकारी मिल गया है। आखिरकार गुंडे पहाड़ों से बाहर आ ही रहे हैं। पता नहीं यह अच्छी बात है या बुरी बात। उस साल की त्रासदी। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या दाव जैसे ये बच्चे कभी उस स्तर तक पहुंच पाएंगे। हाँ, अगर वे आज भी वही कर सकते हैं जो उन्होंने तब किया था तो इस साल की टॉप 100 लिस्ट खतरे में पड़ सकती है। कुआं। अध्याय 159। एक गुंडे का नाम बिल्कुल उचित है। कृपया सब्सक्राइब करें। कृपया वोट करें। अगले दिन जब सार्थक और उनका समूह एजियोर एरेना पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह पहले से ही लोगों से खचाखच भरा हुआ था। अनगिनत लोग टिकट लिए हुए थे और अंदर जाने के लिए दौड़ रहे थे। सार्थक ने अपना पेट खुजाते हुए कहा, अखाड़ा चलाना काफी लाभदायक है ना? रंगीली ने आह भरी, मैं इसे खरीद नहीं सकती। रिंकू ने होठों को चटकाते हुए कहा, क्या हमारी फिश ड्रैगन गैंग की हॉट पॉट की दुकान कुछ दिनों में नहीं खुल रही है? तब तो हम खूब पैसा कमाएंगे। सबने उसका उपहास किया, क्या तुम सच में पैसा कमाना चाहते हो? तुम तो बस मुफ्त में खाना चाहते हो। सार्थक को अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी। मुड़कर देखा तो अमृता, वांग बयू, शिया वुशुंग और कुछ अन्य लोग वहां मौजूद थे। सार्थक ने आश्चर्य से पूछा, हूँ अमृता, तुम यहाँ क्यों आए हो? अमृता दौड़कर सार्थक के पास गई और उससे ऊपर से नीचे तक देखते हुए बोली, तुम सच में 4th अकेडमी गए थे? जब जियांग नान ने मुझे बताया था तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था। देखो, तुम लोग कल ही मशहूर हो गए। तुम मशहूर हो गए हो। अमृता ने उत्साह से कहा, बिल्कुल सही। क्या आपको पता है दाओ कि ये सभी लोग आपकी चौथी अकादमी में दर्शन करने आए थे? वांग बयू मुस्कुराए और बोली, मैंने सुना है कि आप सभी महान मछुआरे हैं। वांग बयू की आंखों में चमक आ गई। सार्थक के पास वाकई कुछ बड़े रहस्य थे। उसे हमेशा से लगता था कि सार्थक की शक्ति बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब जबकि वह केवल एक मध्यम स्तर का मछुआरा था, सार्थक पहले ही एक महान मछुआरा बन चुका था। सार्थक ने पेट खुजाते हुए रूखी हंसी हंसते हुए कहा, ओह, एक दुर्घटना। तभी रंगीली सार्थक के पीछे से प्रकट हुई और उत्सुकता से पूछा, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? शांतनु अमृता के सामने प्रकट हुए और बोले, बेटी, मुझे तुम्हें कुछ देना है। अमृता कुछ पल के लिए शांतनु को निश्चिंत होकर देखती रही। उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था और वह मन ही मन सोच रही थी, ये व्यक्ति बहुत ही सुंदर है। क्या? शांतनु हंसे और बोले, अपने हाथ खोलो। अमृता ने अपना हाथ खालीपन से खोला। तभी शांतनु ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, मुझे, क्या तुम मुझे चाहती हो? अमृता का चेहरा पल भर में लाल हो गया। वह कुछ देर तक अवाक खड़ी रही। तभी सार्थक ने शांतनु को लात मारकर दूर कर दिया। शांतनु ने क्रोधित होकर चिल्लाते हुए कहा, नहीं, हद से ज्यादा मत जाओ। सार्थक ने ची की ओर देखकर हंसते हुए कहा, शांतनु, क्या तुम मार खाने के लिए बेताब हो? शांतनु रिंकू के पीछे चक्कर लगाते हुए बोला, तुम नहीं समझती।
एक एहसास होता है जिसे दिल का फड़कना कहते हैं। रंगीली ने सार्थक को संदेह भरी निगाहों से देखा। वाह सार्थक, क्या ये तुम्हारी प्रेमिका हो सकती है? अमृता ने गुस्से से घूरते हुए कहा, तुम्हारे सहपाठी किस तरह के हैं? सार्थक का चेहरा उतर आया। दोस्तों का गलत चुनाव, एक हादसा, एक हादसा। क्या तुम दोनों साथ आना चाहते हो? अमृता की आंखों में हल्की सी चमक आई। क्या सब ठीक है? सार्थक हंसते हुए बोला, अगर ये सभी लोग हमें देखने आए हैं तो सब ठीक होना चाहिए। वीआईपी कमरा, ये वह सेवा है जिसका आनंद सार्थक और उनका समूह उठाता है। उस समय लगभग 1 दर्जन लोग खिड़की से बाहर झांक रहे थे। स्टेडियम को खचाखच भरा देखकर वे थोड़े विचलित थे। क्या ये सभी लोग सार्थक और उनके समूह को देखने आए थे? कुछ ही देर में बाओजिन वीआईपी कक्ष में प्रकट हुए और सार्थक और अन्य लोगों से मुस्कुराते हुए बोले, सज्जनों, आपकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हमने अगले 10 दिनों के लिए मैचों की व्यवस्था कर दी है। आज एरेना ने ग्रेट एंगलर की 2 टीमों को आमंत्रित किया है। एक मैच सुबह होगा और एक दोपहर में। अगर आपको लगता है कि यह बहुत ज्यादा है तो मैं दोपहर का मैच कल के लिए स्थगित कर सकता हूं। श्याम का उदासीन दाव, बहुत कम। बाओजिन क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया। कम? रिंकू दाव, 2 शो बहुत कम है। जितनी हो सके उतनी टीमों को बुलाए, हमें जल्दी है। बाओजिन, सब लोग। रंगीली, हमारा मतलब यह है कि अगर अरेना एक दिन में 10 मैच भी आयोजित करता है तो भी ठीक रहेगा। 2 मैच बहुत कम है और समय की बर्बादी है। बाओजिन हौंफते हुए बोला, चौथी अकादमी मैदान में आते ही इतनी घमंडी हो गई। एक दिन में 10 मैच। अखाड़े के प्रबंधक के तौर पर वह एक स्थिर, दीर्घकालिक व्यवसाय चाहता है। अगर सार्थक और बाकी लोग हर दिन आते हैं तो उसे हर दिन इतना ही काम मिलेगा। श्याम ने शांत भाव से कहा, हम तभी जाएंगे जब हम लगातार 100 मैच जीत लेंगे। इसलिए जितने हो सके उतने मैचों का इंतजाम कर लो। बाओजिन चौंक गया। लगातार 100 मैच जीतना? तो चौथी अकादमी का लक्ष्य लगातार 100 मैच जीतना था। जी हां, बिहाई टाउन के पूरे इतिहास में लगातार 100 मैच जीतने के केवल 2 ही उदाहरण हैं। उनमें से एक चौथी अकादमी से आया था। क्या वे सचमुच वापसी करने वाले हैं? इतने आत्मविश्वासी और दृढ़ निश्चयी, यही तो एलिमेंट्री की खासियत है। शानदार मछुआरा है ना? अमृता और आसपास मौजूद बाकी लोग पूरी तरह से अचंभित रह गए। लगातार 100 जीत, ये क्या हो रहा है? यहाँ तो बहुत ही ताकतवर प्रतिद्वंद्वी हैं, फिर भी लगातार 100 जीत कैसे हो सकती है? लेकिन तभी बाओजिन ने अचानक एक नेक भाव से कहा, चिंता मत करो सब लोग, मैं इसका ख्याल रखूंगा। अगर आप वाकई जाने से पहले एजियोरसी एरेना में लगातार 100 जीत हासिल करना चाहते हैं तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको हर दिन कम से कम दर्जनों मैच खेलने को मिलेंगे। बाओजिन उत्साह से निकल पड़ा। बाहर कदम रखते ही उसने मुट्ठी भींच ली। 100 मैचों की जीत का सिलसिला। एजियोरसी एरेना की ऐतिहासिक शान उन 200 मैचों की जीत के सिलसिले से जुड़ी थी। अगर वह अपने नेतृत्व में एक और 100 मैचों की जीत का सिलसिला हासिल कर लेता तो एजियोरसी एरेना गौरव के एक नए युग में प्रवेश कर जाता। बाओजिन ने अपने सेवक दाव से कहा, तुरंत, अभी इसी वक्त अगले कुछ दिनों के लिए सभी टीमों को बुलाओ। साथ ही पूरे बिहाई शहर में ये घोषणा करो कि सभी महान मछुआरे टीमों को भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है और उन्हें 1000 मध्यम श्रेणी के मोती मिलेंगे। ठग लीजेंड को हराने पर उन्हें 10,000 मध्यम श्रेणी के मोती मिलेंगे। वेटर दहाड़ उठे, लेकिन तभी बाओजिन दहाड़ते हुए बोला, अभी जाओ। निजी कमरे के अंदर जियांग नान ने हैरानी से कहा, क्या आप लोग लगातार 100 मैच जीतने का सिलसिला शुरू करने वाले हैं? वांग बैयू, इतिहास में ऐसे केवल 2 ही उदाहरण हैं जिनमें से सबसे हालिया घटना 30 साल से भी पहले की है। श्याम, रिकॉर्ड तोड़ने के लिए ही बनते हैं। चलो अब शुरुआत करने का समय आ गया है। सार्थक ने कंधे उचकाते हुए कहा, वह कप्तान है, वही फैसले लेती है। सार्थक और बाकी लोगों को जाते हुए देखकर अमृता और अन्य लोगों का चेहरा अजीब सा लग रहा था। श्रेया वुशुंग ने वांग बैयू की ओर देखते हुए कहा, क्या आपको लगता है कि यह उनके लिए संभव है? वांग बैयू ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, तार्किक रूप से देखा जाए तो ये लगभग असंभव है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। चेन किंग उस बारे में नहीं सोच रही थी, बल्कि उसने दाव से पूछा, अमृता, क्या तुमने ध्यान दिया कि सार्थक के बगल वाली लड़की बहुत खूबसूरत थी? शियांग नान ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने इसका हल निकाल लिया है। जिया टोंग ने समूह की ओर एक नजर डाली और कहा, जब वे यहाँ थे तो मेरे पास कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। वांग बैयू मुस्कुराए और बोली, सचमुच अमृता, अब तुम्हारा एक प्रतिद्वंदी आ गया है।
अमृता, अरे बाप रे, तुम क्या बात कर रही हो? मैच देखना। बोलते बोलते उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया। मन ही मन सोचने लगी, वो लड़की कितनी खूबसूरत है। मुझे भी उसे कुछ देर और देखने का मन कर रहा है। क्या सार्थक उसे डेट कर रहा है? अमृता ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल नहीं। सार्थक इतना मोटा है, उसे कोई चाहेगा ही नहीं। डॉट डॉट डॉट। अखाड़े के अंदर मेजबान ने जोरदार आवाज में कहा, आज मैं आप सभी के उत्साह से समझ सकता हूं कि आप इस प्रतियोगिता को कितना महत्व देते हैं। कल थग लेजेंड ने थरी स्वॉर्ड्स अलायंस को सिर्फ 5 सांसों में हरा दिया। क्या आज भी यह सिलसिला जारी रहेगा? हमारी पहली प्रतिभागी टीम डीप सी वॉल्स का स्वागत कीजिए। ये बताना जरूरी है कि डीप सी वॉल्स टीम के कप्तान के पास एक शक्तिशाली गहरे समुद्र की वुल्फ फिश सोल बीस्ट है। उन्होंने एक समय द्वितीय स्तरीय मछली पकड़ने के मैदान पर अपना दबदबा कायम किया था और लगातार 7 गेम जीते थे। आओ चलो भी, आपको 5 सांसों तक रुकना होगा। भाई, अगर तुम मरना नहीं चाहते तो तुम्हें शुरुआत से ही अपना सबसे शक्तिशाली दांव खेलना होगा। डीप सी वॉल्स टीम के 5 सदस्यीय दस्ते के मैदान में आते ही पूरी टीम पागल हो गई। ये लोग किस बात पर चिल्ला रहे थे? क्या वे हमें बता रहे थे कि हमारी हार तय है? क्या उन्हें लगता था कि हम थरी स्वॉर्ड्स अलायंस जैसी कोई बेकार टीम है? दूसरी ओर श्याम विश्लेषण कर रहा था, कैप्टन लिन लैंग एक हंटर है और साथ ही डीप सी वुल्फ सोल बीस्ट का मालिक भी है। ये पूरी तरह से हंटर की टीम है, सभी के सभी। रंगीली, उस जंगली भेड़िए को मेरे भरोसे छोड़ दो। श्याम, हाँ, लिन लैंग अब तुम्हारा है। सार्थक, रिंकू, शांतनु, तुम मेरे साथ रहो। मैं स्थिति को संभाल लूंगा, तुम्हें तुम्हारी जगह बता दूंगा और एक ही वार में उसे मार गिराने का लक्ष्य रखूंगा। जब सार्थक और उनके साथी खिलाड़ी मैदान पर उतरे तो पूरा स्टेडियम जयकारे और उत्साह से गूंज उठा। मेजबान थग लीजेंड, आइए आज उनके प्रदर्शन का इंतजार करें। मैच शुरू होता है। दर्शक दीर्घा में तीनों महान अकादमियों के कम से कम कई 100 लोग मैच देख रहे थे। इस समय कोई भी चुप था। थग लेजेंड की ताकत का आकलन करने से पहले उन्हें मैच देखना जरूरी था। विलय, दोनों ने फ्यूजन चिल्लाया, लेकिन सार्थक ने पजेशन चिल्लाया। हालांकि ध्वनि की लहर में उसके शब्द दब गए और किसी ने उसे नहीं सुना। सभी 5 विरोधी खिलाड़ी मैदान से गायब हो गए। रंगीली भी उसी समय गायब हो गई। श्याम के चारों ओर सैकड़ों लताएं जमीन पर फैली हुई थीं। पलक झपकते ही 100 मीटर का दायरा घनी लताओं से पूरी तरह ढक गया। तादा युद्ध क्षेत्र में कहीं रंगीली जंगल के भेड़ियों से लड़ता हुआ प्रतीत हो रहा था। हवा में केवल तलवारों की चमक गूंज रही थी, आसपास कोई नहीं दिख रहा था। अचानक श्याम दाव ने कहा, बाईं ओर 18 मीटर। रिंकू ने तुरंत अपने कवच के बक्से पर जोर से प्रहार किया, जिससे हथियारों की एक ऐसी बौछार निकली जो हथियारों के एक ड्रैगन जैसी लग रही थी। बाईं ओर सामने 16 मीटर की दूरी पर हवा में शांतनु मुस्कुराया, स्पिरिट स्ट्राइक, रेजिंग वेव 7 फोल्ड स्टाफ। श्याम, सार्थक, 12 मीटर दाईं ओर 8 मीटर पीछे। अध्याय 160, लगातार 10 मैचों की जीत का शानदार सिलसिला। कृपया सब्सक्राइब करें, कृपया वोट करें। श्याम के बोलते ही सार्थक के पीछे से 2 चाकू निकल आए। फिर एक चौंकाने वाला दृश्य सामने आया। सार्थक हिला नहीं, बल्कि उसने एक मछली पकड़ने वाली छड़ी निकाली। कलाई के एक झटके से कांटा सांप की तरह तेजी से बाहर निकला। इंस्टेंट हुक तकनीक। जैसे ही सार्थक ने हुक हटाया, श्याम के दाहिनी ओर सैकड़ों लताएं अचानक हो गईं। आत्मा का अवशोषण, स्पाइरल स्ट्राइक। सार्थक पीछे की ओर कूदा और एक मोटे आदमी ने हवा में ही अपनी लाठी से उस पर वार किया, जो बेकाबू होकर गोल गोल घूमने लगी। टकराना। एक व्यक्ति को गोली लगी और वह खून से लथपथ होकर हवा में उछल गया। जमीन पर गिरने के बाद उसे कसकर बांध दिया गया। दूसरी ओर लताएं बिखर गईं, लेकिन शिकारी अब सबके सामने पूरी तरह से आ गया था। लताओं को तेजी से काटा जा रहा था, फिर भी वह व्यक्ति सार्थक की ओर खींचा चला जा रहा था। हॉकी स्टिक लॉन्चर, ये लो। शिकारी को भागने का कोई मौका नहीं मिला, एक ही वार से वह घुटनों के बल गिर पड़ा। दूसरी ओर जिस शिकारी का सामना शांतनु कर रहा था, वह सबसे बदनसीब था। उसी क्षण उसका दिमाग पूरी तरह सुन्न हो गया। जब उसे होश आया तो गदा एक प्रचंड लहर की तरह उस पर आ पड़ी थी। लगातार 7 वार हुए और इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाता, वह बेहोश हो गया। तुलना में रिंकू का प्रतिद्वंदी थोड़ा बेहतर था। हंटर की सबसे बड़ी ताकत उसकी विस्फोटक शक्ति और गति थी। बुरी तरह घायल होने के बावजूद वह भागने में कामयाब रहा।
लेकिन उसके भाग जाने के तुरंत बाद कैप्टन लिन लैंग आसमान से गिर पड़ा और दर्द से कराहने लगा। मेजबान को खून की उल्टी आने ही वाली थी। मैं इस पर टिप्पणी कैसे करूं? ये सब तो गायब ही हो गए। मुझे चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला और लड़ाई खत्म हो गई। सभी श्रोतागण मौन हो गए। तीनों महान अकादमियों के जो छात्र देखने आए थे वे अचंभित रह गए। क्या ये वही चौथी अकादमी थी जिसे वे तुच्छ समझते थे? क्या यह एक परिपूर्ण टीम की शक्ति थी? वीआईपी कमरे के अंदर श्रेया वुशुन ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही। वह थोड़ा ताकतवर लगता है। श्रेया नान की आंखें चौड़ी हो गईं। क्या ये थोड़े से ज्यादा ही ताकतवर है? ऐसा लग रहा है जैसे हंटर इनके सामने पूरी तरह से बेबस है। चेन किंग ने गहरी सांस ली और बोला, उस खूबसूरत लड़की ने डीप सी वॉल्स टीम के कप्तान को 3 पलों में ही हरा दिया। मैंने तो उसे आते हुए देखा भी नहीं। उसके आते ही जीत पक्की हो गई। अमृता ने अपनी छाती पर हाथ फेरा और गहरी सांस ली। ये लड़ाई उसकी समझ से परे थी। दर्शकों के बैठने की जगह। फर्स्ट एकेडमी के एक छात्र ने कहा, वे बहुत ताकतवर हैं। चाहे टीम वर्क हो या व्यक्तिगत युद्ध क्षमता, डीप सी वुल्व्स कमजोर नहीं है, बल्कि जैसे ही उन्होंने चलना शुरू किया उनकी स्थिति का पता चल गया। साथ ही ठग लीजेंड का कप्तान एक कंट्रोलर है जिसकी देखने की क्षमता बहुत तेज है, इसलिए उनके पास छिपने की कोई जगह नहीं थी। सेकंड एकेडमी के एक छात्र ने कहा, नहीं, हमें अपने स्कूल के उन बड़े अधिकारियों को इसके बारे में बताना होगा। हम फोर्थ एकेडमी को इस तरह लड़ते रहने नहीं दे सकते, वरना 3 दिनों से भी कम समय में फोर्थ एकेडमी का नाम बिहाई शहर में बुरी तरह से फैल जाएगा। तीसरी अकादमी से ये नानफेई भी युद्ध देखने आया था। उसने अपने बगल में बैठे छात्र दाव से कहा, देखा, यही तो एक उत्तम संयोजन का लाभ है। स्पिरिट गैदरिंग मास्टर अभी तक प्रकट भी नहीं हुआ है और एक अकेला नियंत्रक पहले ही पूरे अखाड़े पर अपना प्रभुत्व जमा चुका है। ये सुनकर छात्र दंग रह गए। सार्थक से पहले लड़ चुके छात्रों ने भी गहरी सांस ली। नियंत्रक की चपलता और शक्ति सचमुच चौंका देने वाली थी। दर्शकों में अभी भी कुछ लोग बचे थे, जिनमें से सभी 5 थरी स्वॉर्ड्स अलायंस के थे। उसी क्षण एक हटे कट्टे आदमी ने अपना सिर खुजाते हुए कहा, हा, शुक्र है। मुझे लगा था कि इस टीम से निपटना मुश्किल होगा, लेकिन ये तो 6 सांसों में ही ढेर हो गए। इनके नतीजे भी हमारे से कुछ खास अच्छे नहीं थे। महिला कप्तान ने उसके सिर पर थप्पड़ मारा, तुम किस बात पर हंस रहे हो? क्या कुछ बच्चों के हाथों हार जाना गर्व की बात है? बात सिर्फ इतनी है कि डीप सी वॉल्स की टीम पूरी तरह से हार गई। होस्ट ने चिल्लाकर कहा, वे जीत गए। ठग लेजेंड का शानदार प्रदर्शन जारी है। 6 सांसें। देवियों और सज्जनों, क्या कमाल का प्रदर्शन है। आइए ठग लेजेंड के लिए तालियां बजाएं और जयकार करें। ठग लीजेंड, ठग लीजेंड। 50,000 से अधिक लोगों से भरा अखाड़ा अब उन्माद में डूबा हुआ था। हालांकि उन्होंने कुछ स्पष्ट रूप से नहीं देखा था, लेकिन डीप सी वुल्फ को पलक झपकते ही गायब होते देखना ही चौथी अकादमी की अपार शक्ति का प्रमाण था। जब सभी श्याम के पास वापस लौटे तो वे आराम करने के लिए मंच के पीछे नहीं गए। इसके बजाय श्याम ने मेजबान दाव की ओर देखा और पूछा, क्या हम अगला शो तुरंत शुरू कर सकते हैं? मेजबान चौंक गया, क्या आप वाकई में ब्रेक की जरूरत नहीं महसूस कर रहे हैं? श्याम, कोई जरूरत नहीं। दर्शकों में से किसी ने चिल्लाकर कहा, आराम करने की क्या जरूरत है? हम अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाए हैं और दूसरी तरफ पहले ही ठंड लग गई है। कितना और सहना पड़ेगा? जल्दी करो और अगले मैच की ओर बढ़ो। अगला मैच, अगला मैच। दर्शकों की बढ़ती तालियों के बीच मेजबान खड़ा हो गया, एक पैर मेज पर टिकाते हुए। आइए दूसरी टीम का स्वागत करें, जिसने एरेना में लगातार 10 गेम जीतने का सिलसिला तोड़ा है। उनके पास एक कंट्रोलर, एक स्पिरिट गैदरिंग मास्टर और 3 वॉर सोल मास्टर हैं। ठग लेजेंड ऐसी टीम के खिलाफ कैसे जीत हासिल करेगा, देखते हैं। अब आर्मर्ड फ्रेंजी टीम का मंच पर स्वागत करें। सार्थक हंसा, छोटा कुआं एक बार देखना चाहता है। रिंकू ने आश्चर्य से पूछा, हूं। क्या तुम अभी आ रहे हो? सार्थक को दाव की परवाह नहीं थी। हम लगातार 100 मैच जीतेंगे, ये कभी न कभी तो होगा ही। रिंकू ने आह भरी, ठीक है। मुझे लगता है कि लगातार 100 गेम जीतने के बाद मेरा कम से कम 50 पाउंड वजन कम हो जाएगा। सार्थक ने दाव से कहा, पतले हो जाओ। हम शांतनु को ही एकमात्र सुंदर नहीं रहने दे सकते। मेजबान, प्रतियोगिता शुरू होती है। विलय। दूसरी तरफ के लोगों के आपस में जुड़ने से पहले ही सभी दर्शकों ने सार्थक और रिंकू को मूर्खों की तरह दूसरी तरफ भागते हुए देखा। अरे रुको, वे क्या कर रहे हैं? क्या ये 2 बनाम 5 की स्थिति होने वाली है?
वह नियंत्रक वाकई बहुत प्रभावशाली था, अब ये दोनों संतुष्ट नहीं हैं। ये हम पांचों से मुकाबला करना चाहते हैं। उनके सामने खड़े तीनों वॉर सोल मास्टर्स की आंखें चमक उठीं। क्या हो रहा है? आमने सामने की लड़ाई। क्या आपको लगता है कि हम वो शिकारी हैं जो सिर्फ अचानक हमला करके ही नुकसान पहुंचा सकते हैं? स्प्रिंट। अचानक सार्थक और रिंकू ने अपनी गति तेज कर दी। उनकी गति हंटर के बराबर थी। युद्ध की छाया। उन्मादी युद्ध शरीर। दोनों मोटे आदमी जंगली जानवरों की तरह सीधे आगे बढ़े। दुर्भाग्य से दूसरी तरफ कोई कवच मास्टर नहीं था, और अगर होता भी तो क्या फर्क पड़ता। युद्ध आत्मा मास्टर का कर्तव्य है कि वह अग्रिम पंक्ति में खड़ा रहे और सभी दुश्मनों को रोके रखे। अगर वे भाग गए तो उनके नियंत्रक और आत्मा संग्रहकर्ता मास्टर का विनाश निश्चित है। टकराना। घने धुएं और धूल के बीच केवल सामने की ओर मौजूद दो आकृतियां ही धनुष से छोड़े गए तीरों की तरह पीछे की ओर उड़ती हुई दिखाई दे रही थीं। शेष वॉर सोल मास्टर अवाक रह गया और चिल्लाया, जल्दी करो, इन दोनों मोटे आदमियों को काबू में करो। शांतनु हंसते हुए बोला, अरे तुम्हें मुझसे सावधान रहना चाहिए, 7 परतों वाली उग्र लहरों। रंगीली अचानक विरोधी स्पिरिट गैदरिंग मास्टर के बगल में प्रकट हुई। किसने कहा कि मैं कंट्रोलर पर हमला करूंगी? अगले ही पल 5 विरोधियों में से 3 पंगु हो गए। एक शांतनु से लड़ रहा था और धूल उड़ा रहा था। बचा हुआ कंट्रोलर शायद मन ही मन निराशा से चिल्ला रहा था। मैंने अभी तक अपनी युद्ध क्षमता का इस्तेमाल भी नहीं किया है और मेरे 3 साथी पहले ही ढेर हो गए हैं। इन 2 मोटे आदमियों और एक हंटर का सामना कैसे करूं? अंततः नियंत्रक ने स्वयं को लपेट लिया। दुर्भाग्यवश थ्री स्वॉर्ड्स एलायंस के अनुभव से सबक लेते हुए रंगीली आसानी से उसके आर पार निकल गई। 1 सेकंड से भी कम समय में नियंत्रक पराजित हो गया। शेष बचे वॉर सोल मास्टर ने हार मान ली। ठीक है, तुम जीत गए। मेजबान को लगा जैसे उसकी नौकरी जाने वाली है। प्रतियोगिता का क्या हुआ? ये तो प्रतियोगिता है ही नहीं, ये तो बस कौशल का एक तरफा प्रदर्शन है ना? ठग लीजेंड। भीड़ का शोर इतना तेज था कि कान बहरे हो रहे थे। हालांकि लड़ाइयां देखने में सरल लग रही थीं, लेकिन दोनों में ही जबरदस्त जीत हासिल हुई। विरोधी बिल्कुल भी प्रतिरोध करने में असमर्थ थे। श्याम ने मेजबान की ओर देखा और कहा, अगला दौर। परिणाम ए 2 मैच 5 खेल। इसके बाद हुए युद्ध में केवल 2 कवच मास्टर्स का एक संयोजन ही 12 सांसों तक टिक पाया। बाकी सभी संयोजनों ने 10 सांसों के भीतर ही अपनी लड़ाई समाप्त कर दी। एज्योर सी एरेना के बाहर कर्मचारी लगातार चिल्ला रहे थे, आज दबाना बंद करो। कुछ लोगों ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, क्यों रुकें? ठग लीजेंड के जीतने की संभावना बहुत कम है। कर्मचारी ने मन ही मन सोचा, धिक्कार है, कम संभावना। क्या इसका मतलब यह है कि यह हार नहीं है? ये बदमाश बहुत ही खूंखार हैं। हम 10 टीमें लेकर आए थे और उनमें से कोई भी उन्हें हरा नहीं सका। 10वां मैच। सार्थक ने अपने पैरों से एक आध्यात्मिक ऊर्जा का संयोजन किया और उससे प्राप्त आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने चारों साथियों में प्रवाहित किया। कुछ ही समय बाद वे सभी तरोताजा और ऊर्जा से परिपूर्ण हो गए। श्याम। अगला मैच। परिणामस्वरूप विपक्षी टीम से केवल एक ही व्यक्ति मंच पर आया। मंच पर आते ही उसने मेजबान से कहा, हम हार स्वीकार करते हैं, और फिर मुड़कर चला गया। रिंकू। लगातार 10 जीते। अन्य। मैदान से बाहर बाओजिन अवाक रह गया और अपने अधीनस्थ दाव की ओर मुड़ा। 3 दिनों में खेलने वाली सभी टीमों को इंटरमीडिएट ग्रेट एंग्लर से बदल दो। ग्रेट एंग्लर उनके मुकाबले का नहीं है। अध्याय 161 ब्रांड एम्बेसडर। कृपया सब्सक्राइब करें, कृपया वोट करें। जब वे वीआईपी बॉक्स में वापस लौटे तो अमृता और उसके साथियों ने सार्थक और बाकी लोगों को ऐसे देखा मानो वे राक्षस हों। ये बात विशेष रूप से रंगली और श्याम, उन 2 लड़कियों के बारे में सच थी। ये कहना उचित होगा कि रंगीली ने सभी टीम लीडरों से निपटा, श्याम ने हर किसी को अपने नियंत्रण में रखा और सार्थक और उसके 2 साथी बस लड़ रहे थे। अमृता ने अचानक कहा, क्या हम गर्मागर्म खाना खाने चलें? रिंकू की आंखें चमक उठी। हाँ बहन, तुम मुझे जानती हो। शांतनु ने रिंकू को थप्पड़ मारते हुए कहा, बेटी, हम अपने स्कूल में ही क्यों नहीं खाना खा लेते? वहां पहाड़, पानी और जंगल हैं, वहां गर्मागर्म खाना खाना सचमुच एक शानदार अनुभव होगा। अमृता पीछे हट गई। ठीक है, चलो इसे भूल जाते हैं। सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम दोनों बस करो। फिश ड्रैगन गैंग ने सस्पेंडेड आइलैंड की सारी दुकानें हथियानी शुरू कर दी हैं।
अभी वे हॉटपॉट रेस्टोरेंट का जीर्णोद्धार कर रहे हैं, चलो वहीं खाना खाते हैं। बाओ जिन ने आकर हमें सूचित किया, सज्जनों, आपकी अगली प्रतियोगिता शायद 3 दिन बाद तक स्थगित करनी पड़ेगी। श्याम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, इतना समय क्यों लग गया? बाओ जिन ने पसीना पोंछते हुए कहा, आखिरकार टीम ढूंढना आसान नहीं है। आप लोग बहुत आसानी से जीत गए, कोई खास चुनौती नहीं थी, है ना? इन 3 दिनों में हम कुछ बेहतरीन टीमें ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे ताकि आप सभी की यात्रा सार्थक हो। रिंकू ने दाव से धीरे से कहा, अगर यह अच्छा नहीं है तो भी कोई बात नहीं। बस जल्दी खत्म करो ताकि हमें दूसरा स्ट्रैटेजी पैक जल्दी मिल सके। श्याम, चुप रहो। रिंकू को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह तुरंत चुप हो गया। हालांकि उसका इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं था, फिर भी सुनने वालों ने उसकी बात को दिल पर ले लिया। बाओ जिन और वांग बयू दोनों सोच रहे थे, दूसरी गुप्त योजना का क्या मतलब है। बाओ जिन का मानना है कि सार्थक और उसके समूह की लगातार 100 गेम जीतने की उपलब्धि शायद किसी मिशन को पूरा करने के लिए थी। मिशन पूरा हो जाने के बाद उनके वापस आने की संभावना नहीं है। वांग बयू की समझ यह है कि सार्थक और उनकी टीम पहली रणनीति में उल्लिखित कार्य पर काम कर रही है। लेकिन अगर पहली रणनीति इतनी कठिन है तो दूसरी रणनीति का क्या? क्या कोई तीसरी रणनीति भी हो सकती है? क्या चौथी अकादमी कोई रहस्य छिपा रही है? जैसे ही सार्थक और उसका समूह एज्योर-सी एरेना से बाहर आया, उन्हें घेर लिया गया। ठग लीजेंड, ठग लीजेंड। भीड़ में जोश भरा माहौल था। कई लोगों ने हाथ उठाकर नारे लगाए और कुछ लोग तो उनके चारों ओर जमा हो गए। जाहिर है, वे लोग उन दो मोटे आदमियों, सार्थक और रिंकू के लिए वहां नहीं आए थे। रंगीले, रंगीली, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। श्याम, मुझे तुम पसंद हो। भाइयों, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। भाइयों, क्या आपको कम उम्र में ही रोमांस करना पसंद है? मैं आपके साथ चल सकती हूँ। भाइयों, मैं आपके साथ समुद्र में जाने को तैयार हूँ। सार्थक और रिंकू अचंभित रह गए। आखिर हो क्या रहा है? क्या इतने सारे प्रशंसक अचानक प्रकट हो गए? रंगीली और श्याम के उतने प्रशंसक नहीं थे जितनी उम्मीद की जा सकती थी। श्याम के सबसे कम चाहने वाले थे क्योंकि वह बहुत ही अलग थलग रहती थी। लेकिन शांतनु की कहानी अलग थी। भीड़ में बहुत से लोग उसे भाइयों कहकर पुकारते थे, जिससे सभी के रोंगटे खड़े हो जाते थे। शांतनु अपने आसपास की स्थिति से बेखबर होकर भीड़ की ओर हाथ हिलाता और हंसता रहा। सार्थक, क्या तुम मेरे प्रेमी बनोगे? सार्थक ने आवाज की दिशा में देखा और उसका चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। आयरन हेड फिश से भी ज्यादा मोटी लड़की, इसका क्या मतलब था? सार्थक ने तुरंत रिंकू को आगे धकेल दिया और दाव से चिल्लाकर कहा, मैं पहले से ही रिश्ते में हूं। वह नहीं है, वो प्रेमिका की तलाश में है। रिंकू बहुत डरा हुआ था। सिर्फ इसलिए कि वह मोटा है, इसका मतलब यह नहीं कि उसे मोटे लोग पसंद हैं। रंगीली का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैं भी रिलेशनशिप में हूं। मैं और सार्थक डेटिंग कर रहे हैं, इसलिए यहां से चले जाओ। सार्थक। रंगीली ने हंसमुख शांतनु और भयभीत रिंकू की ओर देखा और सार्थक दाव से फुसफुसाते हुए कहा, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैं शियाओबाई को डेट कर रही हूं, है ना? फुफकार। सार्थक के पीछे खड़ी शियांग नान लगभग घुटने टेकते पकड़ते रह गई। हे भगवान, इतनी खूबसूरत लड़की सार्थक को डेट कैसे कर सकती है? क्या उसे मोटे लड़के पसंद हैं? जिया टोन की आंखें नम हो गईं। अब कोई प्यार नहीं बचा, कोई प्यार नहीं बचा। मैं लगभग आत्मा भक्षण करने वाली मछली और लोहे के सिर वाली मछली को एक साथ देख सकती हूँ। ये कल्पना से परे खूबसूरत है। वांग बायू। अमृता की आंखें चौड़ी हो गईं, उसने मुंह बनाया और वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। सार्थक स्तब्ध रह गया और मन ही मन सोचने लगा, क्या तुम सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं चाहते थे? असल बात तो यह है कि मैंने इसके लिए कब सहमति दी थी। नीचे लोगों का एक समूह पीड़ा से विलाप कर रहा था, जबकि दूसरा समूह सार्थक की निंदा कर रहा था। मोटे कहीं के, तुम्हें क्या लगता है कि तुम गर्लफ्रेंड पाने के लायक हो? मोटे, मैं तुमसे जान की बाजी लगाकर लड़ूंगा। मैं तुम्हें द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता हूं। वहां मौजूद सभी लोगों में से केवल शांतनु ही मुस्कुरा रहा था। वह भीड़ में चला गया और कुछ लोग तो उस पर टूट पड़े। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने सचमुच उन सबको गले लगा लिया। शांतनु ने संतुष्टि भरे चेहरे से कहा, हाँ, सब लोग ज्यादा उत्साहित मत होइए। हम ड्रैगन फिश जा रहे हैं। क्या कोई हॉटपॉट रेस्टोरेंट जाना चाहता है? हे भगवान, हे भगवान। चलो साथ चलते हैं। भाइयों, मैं आपके साथ एक ही मेज पर बैठना चाहता हूँ।
भाइयों, मैं आपके लिए कुछ खाना लाने में मदद कर सकता हूँ। भाइयों, मैं आपके लिए बिल का भुगतान कर सकता हूँ। सार्थक और अन्य। ड्रैगन फिश हॉट पॉट की दुकान। गणेश जी जीर्णोद्धार कार्यों की देखरेख कर रहे हैं। जल्दी करो और साइन बोर्ड लगा दो। हम कल से अपना कारोबार शुरू करने जा रहे हैं। क्या आपने पर्याप्त मात्रा में चारा जमा कर लिया है? यदि हाँ, तो जल्दी करें और उन्हें स्वतंत्र रूप से चरने दें। क्या सारे मसाले तैयार हैं? कल से हम 50% की छूट दे रहे हैं, इसलिए हमें यकीन है कि हमारे पास बहुत सारे ग्राहक आएंगे। आप लोग बाकी दुकानों की जांच कर लीजिए। सब ठीक है। 10 दुकानें हैं, एक भी दुकान खाली नहीं होनी चाहिए। कल सभी दुकानों में आधी कीमत पर सामान मिलेगा। अचानक किसी ने चिल्लाकर कहा, भाई गैंग, तुम देखो। गणेश, क्या देख रहे हो? काम पर वापस जाओ। नहीं भाइयों, ऐसा लगता है कि कोई यहाँ गड़बड़ करने आया है। गणेश, गणेश मुड़ा और उसका चेहरा हरा पड़ गया। भारी भीड़, वहां कितने लोग थे? 1000 से ज्यादा। गणेश को बहुत पसीना आ रहा था। जल्दी करो, सब भागो। नहीं, हम भाग नहीं सकते। चोट लगने पर अपने सिर को ढकना याद रखना। हम बाद में मदद लेने जाएंगे। लेकिन तभी गणेश को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसे लगा कि उसने शांतनु को देखा है। वह लड़का छोटी लड़कियों के एक समूह से घिरा हुआ था और उन्हें आगे धकेला जा रहा था। गणेश ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, 1 मिनट रुको, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। जब शांतनु ने गणेश को देखा तो उसने तुरंत दाव को इशारा किया, चाचा गैंग, गर्मागर्म खाना तैयार करो, हमारे यहाँ मेहमान आए हैं। गणेश, फिश ड्रैगन गैंग के अधीनस्थ। सब लोग हैरान रह गए। हमने अभी तक खोला भी नहीं है और हम पहले से ही मशहूर हो गए हैं। गणेश एकदम चौकन्ना होकर खड़ा हुआ और भीड़ पर चिल्लाया, यहां से दफा हो जाओ। दरवाजे खोलो और ग्राहकों का स्वागत करो। जल्दी खोलो। सार्थक भीड़ के पीछे से उछलकर खड़ा हो गया, निजी कमरा मेरे पास ही रहने दो, मेरा निजी कमरा। गणेश ने भीड़ के पीछे सार्थक को देखा और तुरंत ऊपर की ओर दौड़ पड़ा। एक पल के बाद अंततः गणेश अपने निजी कमरे को बचाने में असफल रहा, जिसे किसी और ने जबरदस्ती हथिया लिया। उसने पूरी कोशिश की लेकिन मुख्य हॉल में केवल एक मेज ही बचा पाया। गणेश ने उदास चेहरे से कहा, युवक स्वामी, गणेश अक्षम है और आपके निजी कमरे की रक्षा करने में विफल रहा। सार्थक ने बेबसी से उसके कंधे पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे पता है तुमने अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है, दाओ। वैसे आज उपस्थित प्रत्येक अतिथि को मछली और ड्रैगन शतरंज और ताश के 2-2 सेट मिलेंगे। गणेश की आंखें चमक उठी। जी हाँ छोटे स्वामी। रंगीली ने उत्सुकता से पूछा, फिश ड्रैगन चेज और कार्ड क्या होते हैं? सार्थक ने रहस्यमय मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें जल्द ही पता चल जाएगा। शुरू में तो सभी लोग एक साथ जमा हो गए, लेकिन जो लोग अंदर नहीं जा पाए उनमें से कुछ निराश होकर चले गए, जबकि अन्य लोग मूर्खतापूर्ण तरीके से बाहर इंतजार करते रहे। शुरू में तो कई लोग आकर बातचीत शुरू करने वाले थे। सार्थक खड़ा हुआ और अचानक उसके मन में एक विचार आया, सज्जनों, शांत हो जाए, मेरी बात सुनिए। किसी ने बुदबुदाते हुए कहा, तुम्हारी बात कौन सुनना चाहेगा? तुम लड़की नहीं हो। हालांकि सार्थक ने अचानक मछली और ड्रैगन वाले शतरंज के 2 डेक और ताश निकाले। फिर उसने घोषणा की, सज्जनों, शायद आपको पता न हो, लेकिन इस फिश ड्रैगन फ्रेश हॉट पॉट रेस्टोरेंट के मालिक मेरे ठग लीजेंड ग्रुप के 5 सदस्य हैं। चूंकि आप सभी आज यहाँ हैं, इसलिए सब कुछ आधी कीमत पर है। फुफकार, आपकी दुकान। क्या आपकी चौथी अकादमी इतनी गरीब नहीं है कि आप खाने का खर्च भी नहीं उठा सकते? तो क्या आपने हमें यहाँ रात के खाने के लिए आने के लिए धोखा दिया? सार्थक ने दाव को चिल्लाकर कहा, शांत हो जाओ, चुप रहो। मेरी बात सुनो सब लोग, आज न सिर्फ आपको 50% की छूट मिल रही है, बल्कि पर्दे के पीछे के बड़े बॉस होने के नाते मैंने आपके लिए कुछ उपहार भी तैयार किए हैं। गणेश, मछली, ड्रैगन, शतरंज और ताश निकालो। फिश ड्रैगन गैंग के दर्जनों सदस्य टोकरियां लेकर एक मेज से दूसरी मेज पर जाकर उन्हें बांट रहे थे। यह क्या चीज है? क्या ये किसी हरे कवच वाली मछली का शल्क नहीं है? ये तो दिलचस्प है। इन शल्कों पर नाइफ फिश और टेंटिकल श्रिम्प के पैटर्न बने हुए हैं और उन्हें काफी यथार्थवादी तरीके से चित्रित किया गया है। नक्काशी की तकनीक काफी अच्छी है। सार्थक, ये चीज किस लिए काम आती है? मुझे समझ नहीं आ रहा। इस पर संख्याएं क्यों हैं? और उनमें से कितनी सारी दोहराई गई हैं? सार्थक मुस्कुराया, कृपया धैर्य रखें सब लोग। मैं आपको गणेश पोकर गेम करके दिखाता हूँ।
जैसे ही सार्थक ने नियम समझाना शुरू किया, उसने गणेश और बाकी लोगों को एक छोटी मेज लाकर ताश खेलना शुरू करने को कहा। थोड़ी ही देर में उनमें से कुछ ने खेलना सीख लिया। किसी ने धीरे से कहा, यह दिलचस्प है, ऐसा लगता है कि यह काफी मजेदार हो सकता है। किसी ने चिल्लाकर कहा, दाव, कोई खेलना चाहता है? चलो एक साथ मिलकर खेल खेलते हैं। चल दर अध्याय 162 अतीत के लोग कृपया सदस्यता लें। कृपया वोट करें। एक बार ताश खेलना शुरू कर दिया तो इसे रोकना मुश्किल हो जाता है। कुछ ही समय में पूरा हॉट पॉट रेस्टोरेंट ग्राहकों से भर गया। 3 के साथ 2, 3 छोटी सफेद मछलियां और 2 छोटे सफेद झींगे। बड़े भाई, 3 बड़ी पीली क्रोकर मछलियां और 2 छोटे सफेद झींगे। कुचली हुई 3 नाइफ फिश और 2 ग्रीन आर्मर्ड फिश। बम, 4 टेंटिकल झींगा। जल्दी करो, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। ... सार्थक अपनी बिक्री की प्रस्तुति से बहुत खुश था। हालांकि जब वह अपनी मेज पर लौटा तो रंगीली और उसके साथियों ने खेलना शुरू कर दिया था। सार्थक ने मेज पर नजर डाली और पाया कि रंगीली के पास बहुत खराब पत्ते थे। उनका सबसे अच्छा पत्ता स्नैकील था। सार्थक ने असमंजस में पूछा, शांतनु लोग कहाँ हैं? रंगीली ने मुंह बनाकर कहा, ऊपर। रंगाले की निगाहों का पीछा करते हुए उन्होंने उस लड़के को कुछ युवतियों के साथ एक मेज पर बैठे हुए पाया। वह लड़कियों से घिरा हुआ था और कुछ लड़कियां तो उसकी गोद में भी बैठना चाहती थीं। सार्थक सिहर उठा, कितनी बेशर्मी है। लोग इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? अचानक रंगीली ने गुस्से से सार्थक पर चिल्लाते हुए कहा, सार्थक, तुमने हद पार कर दी। तुमने इतना मजा किया और हमें बताया तक नहीं। छी! सार्थक, रिंकू ने बीच में कहा, ये तो हद से ज्यादा हो गया, अच्छी बातें भी साझा नहीं कर रहे हो। सार्थक अवाक रह गया। खिलौनों से खेलने से महत्वाकांक्षा का अंत हो जाता है। अमृता पास आकर बोली, सार्थक, चौथी अकादमी में प्रशिक्षण कैसा होता है? बहुत कठिन होता है ना? क्या इसीलिए तुम्हारी ताकत इतनी जल्दी बढ़ जाती है? बोलते समय अमृता ने रंगाले की ओर देखा। रंगीली ने ताश खेलते हुए कहा, हमारा कोई निश्चित प्रशिक्षण नहीं है। हम जो मन में आता है उसका अभ्यास करते हैं। अभ्यास करते रहो और तुम एक महान मछुआरे बन जाओगे। केवल शांतनु ने अभ्यास करने से इनकार कर दिया और परिणामस्वरूप वह केवल एक मछुआरा बनकर रह गया। उद्धरण चिन्ह। अमृता। रिंकू का मुंह कांप रहा था। उसने दाव से कहा, रंगी का अर्थ है साधना करना, जितना हो सके उतने लोगों को मारना। जब तक तुम बहुत सारे लोगों को अच्छे से मारते हो तब तक सफलता मिल ही जाती है। वह निश्चित रूप से एक महान साधक है। रंगीली ने दांत पीसते हुए कहा, जियो कुआंकुन। अमृता। सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। बकवास। वे इसे जितना आसान बता रहे हैं उससे धोखा मत खाओ। जब वे खुद इसका अभ्यास करते हैं तो सब पागल हो जाते हैं। अमृता ने तब कहा, बिल्कुल सही, इतनी आसानी से महान मछुआरा कौन बन जाता है? अमृता ने सार्थक के कान में फुसफुसाते हुए कहा, मुझे इंटरमीडिएट एंगलर का अनुभव हो चुका है। सार्थक ने आश्चर्य से कहा, तुमने तो बहुत जल्दी सुधार कर लिया। अमृता ने उदास स्वर में कहा, दाव, किसने सोचा था कि तुम इतनी जल्दी एक महान मछुआरे बन जाओगे? वांग बयू ने अचानक पूछा, अगर आप वाकई एजोर एरिना के खिलाफ अपनी 100वीं लगातार जीत हासिल कर लेते हैं तो क्या ठग अकादमी इस साल छात्रों की भर्ती शुरू कर देगी? निश्चित रूप से बहुत से लोग इसमें प्रवेश पाने के लिए होड़ करेंगे। वांग बयू के मन में एक विचार आया। सार्थक के चौथे अकादमी में जाने के बाद उसने उसका इतिहास पढ़ा। फिर वह दंग रह गया। अगर संभव हो तो वह खुद भी इसे आजमाना चाहता था। रंगीली एक पल के लिए रुकी, फिर श्याम की ओर देखकर बोली, लगता है अंदर जाना इतना आसान नहीं है। वांग बयू ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, ऐसा कैसे? रंगीली ने सार्थक की ओर इशारा किया, सार्थक से पूछो, देखो वह वहां कैसे पहुंचा। वांग बयू और अमृता दोनों ने सार्थक की ओर देखा, जिसने अपना पेट खुजाते हुए कहा, मुझे पास होने के लिए उन 4 के मुकाबले 5 सांसें सहन करनी होंगी। फुफकार। शिया वुशुंग, शियांग नान और जिया टोंग डर से कांपते हुए लगभग एक दूसरे से लिपट गए थे। वे न तो बोलने की हिम्मत कर रहे थे और न ही कोई सवाल पूछने की। वांग बयू और अमृता दोनों अचंभित रह गए। इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें रंगले जैसे राक्षसों के सामने 5 सांसें भी टिकनी है? क्या मजाक कर रहे हो? आज की 10 टीमों में से कितनी टीमें 5 सांसें टिक पाईं? और वो भी पूरी टीम थी। ग्लग। शिया वुशुंग ने आगे पूछा, सार्थक, तुमने उस समय कितने समय तक डटे रहे?
सार्थक एक पल के लिए रुका और बोला, ज्यादा देर नहीं, बस सही समय पर, मैं शारीरिक रूप से मजबूत हूं। रिंकू ने चिढ़कर कहा, झूठे, तुमने लगभग 30 सांसें रोक रखी थीं और शिक्षक को तुम्हें रोकना पड़ा। सार्थक, तुम लोग उस समय अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। फुफकार, शेया वुशुंग, अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। क्या हम अब टेबल बदल सकते हैं? मैं शांतनु के साथ लड़कियों को पटाने का तरीका सीखने जाना चाहता हूं। जिया टोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, सबसे पहले तो आपको उसके जितना ही सुंदर होना पड़ेगा। जियांग नान, रंगीली ने सार्थक की ओर दबे स्वर में देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। हालांकि वह ये समझ गई थी कि एक बार कोई एक दायरे से दूसरे दायरे में चला जाए तो वापस लौटना बहुत मुश्किल होता है। इससे पहले कि सार्थक चर्चा में और गहराई से उतर पाता, किसी ने हैरानी से कहा, अरे बाप रे, ये किस तरह का खाना है? इसका स्वाद इतना लाजवाब कैसे हो सकता है? उद्धरण चिन्ह। हे भगवान, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया है, लेकिन इसकी खुशबू से ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। किसी ने सार्थक की मेज की ओर चिल्लाकर कहा, दाओ, सार्थक, यह क्या है? सार्थक ने जोर से जवाब दिया, हॉट पॉट फ्रेश ड्रैगन, हॉट पॉट फिश ड्रैगन गैंग की खासियत है। वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। किसी ने अपनी चॉपस्टिक उठाए और पहला निवाला लेते ही उसकी जीभ कटने का खतरा हो गया। रिंकू ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, ये सब देहाती लोग हैं, हम इसे हर रोज खाते हैं। पूरा हॉट पॉट रेस्टोरेंट पहले मशहूर हस्तियों के पीछे भागने वाले लोगों से भरा हुआ था, लेकिन जब सार्थक और रंगले का रिश्ता शुरू हुआ तो बाकी लोग अचानक बेईमानी हो गए। किसी ने श्याम से अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश भी की, लेकिन श्याम ने तो अपने साथ बैठे लोगों को भी नजरअंदाज कर दिया, बाहरी लोगों की तो बात ही छोड़ो। आखिर में सिर्फ बेशर्म शांतनु ही बचा जो उनकी मेज पर मुफ्त में बैठा था। सौभाग्य से ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई। हॉट पॉट सचमुच लाजवाब था। यह शायद उनके जीवन का सबसे बेहतरीन व्यंजन था और इसने उन अनगिनत लोगों के दुख को कम करने में मदद की जिन्होंने हाल ही में दिल टूटने का दर्द सहा था। ... स्वादिष्ट भोजन के बाद सार्थक और अमृता ने एक दूसरे को अलविदा कहा। अमृता ने पूछा, सार्थक, क्या मैं चौथी अकादमी में जा सकती हूँ? सार्थक के कुछ बोलने से पहले ही श्याम ने कहा, नहीं। अमृता ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा, क्यों? श्याम ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम प्रवेश पा सकते हो तो हम तुम्हारा स्वागत करते हैं, लेकिन अगर तुम यहाँ सिर्फ खेलने आए हो तो इससे सबकी साधना पर असर पड़ेगा। इसके अलावा ठग अकादमी ऐसी जगह नहीं है जहां कोई भी आसानी से प्रवेश पा सके। सार्थक ये निर्णय नहीं ले सकता। सार्थक ने थोड़ा शर्मिंदा होकर अपना पेट खुजाया। अमृता, मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगा। हमारा स्कूल वाकई थोड़ा खास है। अमृता ने मुंह बनाकर कहा, ओह... सार्थक और बाकी लोगों को जाते देख अमृता ने पैर पटकते हुए कहा, क्या? अगर वे अच्छे हैं तो क्या हुआ? वे हमें नीचा क्यों समझते हैं? वांग बयू ने शांत भाव से कहा, वह किसी को नीचा नहीं दिखाती। श्याम बहुत समझदार इंसान है। तुम्हें जाने न देने के पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। शायद यह उनकी साधना पद्धति हो या शायद कोई और कारण हो। शियांग नान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, लिटिल फिश, मुझे अचानक महसूस हो रहा है कि हमारे और सार्थक के बीच काफी अंतर है। उन पांचों में से क्या शांतनु सबसे कमजोर नहीं है? एंग्ल पीक अकेले ही ग्रेट एंग्ल का सामना कर सकता है। बाकी का क्या? रंगीली विरोधियों को लगभग पलक झपकते ही खत्म कर देता है। वह मोटा आदमी। वांग बयू, तुम कवच के उस्ताद हो, तुमने कहा था। वांग बयू ने आह भरी, कोई तुलना ही नहीं है। तलवारों और लपटों की उसकी बौछार, मुझे नहीं लगता कि वह प्राथमिक स्तर का है। महान मछुआरे में ऐसे लोग हैं जो उसे रोक सकते हैं। शेया वुशुंग ने भी सिर हिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही। तो फिर श्याम के बारे में बात न करें। कप्तान बनना कोई आसान काम नहीं है। अगर कोई कप्तान बन सकता है तो इसके पीछे कोई न कोई वजह जरूर होगी। उद्धरण चिन्ह। चेन किंग ने दाव को याद दिलाया, यह मत भूलो कि सार्थक उस बैंगनी पूंछ वाले बिच्छू राजा के चंगुल से कैसे बच निकला था। क्या वह बैंगनी पूंछ वाला बिच्छू राजा मरा था या नहीं? सब चुप हो गए। अमृता ने चिंता से पूछा, लेकिन अगर वे सभी प्रतिभाशाली हैं तो क्या हुआ? क्या इसका मतलब यह है कि हमें उनसे दूरी बना लेनी चाहिए? वांग बयू ने दाव पर हंसते हुए कहा, सार्थक ने तुमसे दूरी नहीं बनाई है, बस अभी हम उसके दायरे में नहीं जा सकते। अगर मैं गलत नहीं हूं तो वे पांचों एक बेहद महत्वपूर्ण मूल्यांकन या परीक्षा से गुजर रहे हैं। अखाड़े के शीर्ष 100 में आना उनका पहला छोटा लक्ष्य है। मुझे ठीक से नहीं पता कि दाओ और बाकी लोग क्या कर रहे हैं,
लेकिन ये परीक्षा बहुत कठिन होनी चाहिए। इसलिए उन्हें साधना की जरूरत है। और अगर उन्हें साधना की जरूरत है तो वे अन्य चीजों पर ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकते, समझे? अमृता के चेहरे पर उदासी छा गई। मैं वापस स्कूल जा रही हूँ। सार्थक की ओर से श्याम ने शांत भाव से कहा, इनमें से कोई भी हमारे स्कूल में दाखिला नहीं ले सकता। सार्थक नाखुश था। दाओ, सबको राक्षस मत समझो, ठीक है। अमृता में भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, जैसे कि आत्मा दानव। लाल गौरैया है ना? रंगीली ने अपना सिर झुकाया और सार्थक की ओर देखते हुए कहा, क्या तुमने उसे कुछ और भी सिखाया? सार्थक, हम। रंगीली ने धूर्तता से दाव से कहा, मैं बता सकती हूँ। उसके चलने का तरीका, उसके अंगों की ताकत और उसके द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले बल के बिंदु, ये सब कुछ अजीब है, कुछ कुछ तुम्हारी शरीर को मजबूत करने वाले अंशों के 108 अध्याय की तरह। सार्थक ने आश्चर्य से कहा, आपने यह बात नोटिस की? रंगीली खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, लगता है आपको इस छोटी बच्ची में काफी दिलचस्पी है। सार्थक ने अपना पेट खुजाते हुए कहा, जब मैं गांव में था तब मैं किसी से परिचित नहीं था ना। अपनी 4 साल की पढ़ाई के दौरान केवल 2 लोग ऐसे थे जिन्होंने कभी मुझसे दूरी नहीं बनाई, और अमृता उनमें से एक थी। शांतनु ने सार्थक के गले में बाहें डाल दी, तो तुम भी मेरी तरह एक अकेले दोस्त हो? सार्थक का चेहरा उतर आया, दफा हो जाओ, मैं अकेला दोस्त हूं। श्याम तटस्थ बना रहा, फिर भी वह अभी भी पर्याप्त नहीं है। मैं मानता हूं कि शरीर को मजबूत करने वाले 108 अध्याय प्रभावशाली है, लेकिन प्रभावशाली होना सापेक्षिक है, खासकर जीवन रक्षक युद्ध कौशल सीखने के बाद। सार्थक ने असहमति जताते हुए कहा, किसी व्यक्ति को हमेशा उसकी क्षमताओं के आधार पर मत आंकिए। सार्थक कुछ हद तक दुखी था और साथ ही उसने मन ही मनाह भरी। श्याम और अन्य लोगों से मिलने के बाद से ही उसे पता था कि ये दुनिया प्रतिभावान लोगों से भरी पड़ी है। क्या मैं भविष्य में भी एक साधारण व्यक्ति की तरह जीवन जी पाऊंगा? अध्याय 163 बिजली गिरने से चोट। कृपया सब्सक्राइब करें। कृपया वोट करें। स्कूल लौटते समय क्यूई में माहौल थोड़ा अजीब था। श्याम और सार्थक के बीच कुछ अनबन सी लग रही थी। बूम! अचानक आसमान में बिजली कड़कने की आवाज आए और अनगिनत लोग घर की ओर भागते नजर आए। कुछ लोग चिल्ला रहे थे, बारिश का इंतजार करने घर जा रहे हैं। रिनको बुसीडाओ, अरे बाप रे, जल्दी स्कूल वापस जाओ, अपने नए कपड़े गीले मत होने दो। शांतनु ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या तुम मूर्ख हो? सार्थक यही है। वह आत्माओं को एकत्रित करने का उस्ताद है, उसने जल को नियंत्रित करना सीख लिया है, भला बारिश तुम पर कैसे पड़ सकती है? लेकिन सार्थक ने दाओ चिल्लाते हुए कहा, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, घर जाओ और कपड़े अंदर ले आओ। सब लोग। जैसे ही सब लोग बागान पहुंचे, मूसलाधार बारिश शुरू हो गई और सार्थक को एक अस्थायी छाते की तरह काम करना पड़ा। स्कूल वापस आकर सार्थक अचानक बोला, मैं जल नियंत्रण का अभ्यास करने पहाड़ों पर जा रहा हूं। यह मौसम मेरे लिए एकदम सही है, इसलिए कृपया मुझे परेशान न करें। रिंकू ने हाथ हिलाते हुए कहा, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मैं ट्री हाउस में ही रहूंगी। शांतनु सोचने लगा, मुझे आगे बढ़ना होगा। हे महान मछुआरे, और कृपया मुझे परेशान मत करो। रंगीली ने आश्चर्य से कहा, क्या तुम इसे तोड़कर आगे बढ़ोगे? शांतनु ने हंसते हुए कहा, मुझे इस बारे में काफी समय से अंदाजा था, और लगता है कि यह बिल्कुल सही समय है। श्याम ने शांत भाव से सिर हिलाया, ठीक है, मैं पुस्तकालय जाकर देखता हूं कि क्या मुझे नियंत्रकों के लिए कोई युद्ध कौशल मिल सकता है। रंगीली ने चारों ओर देखा और कहा, ठीक है, मैं भी ट्री हाउस में रहने जाऊंगी। भीड़ तितर बितर हो गई और सार्थक सीधे पहाड़ की ओर दौड़ पड़ा। वह पहाड़ के बीच में स्थित गुफा में नहीं गया, बल्कि चोटी की ओर तेजी से बढ़ता रहा और 2000 मीटर से अधिक की ऊंचाई तक चढ़ गया, जहां बादल और कोहरा छाया हुआ था। वहां उसे एक बड़ी चट्टान मिली और वह उसके बीचों बीच बैठ गया। वह वॉइड फिशिंग टेक्निक की सफलता को छुपाने के लिए इस तरह के तूफान का इतने लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसी क्षण सार्थक ने उच्चतम श्रेणी का स्पिरिट स्टोन निकाला। कटौती। सार्थक के हाथ में मौजूद उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन से अचानक बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्फोट हुआ, जो तेजी से सार्थक के शरीर में प्रवाहित होने लगी। अरे, लिटिल गॉडर में रोशनी क्यों जगमगा रही है? सार्थक थोड़ा अचंभित रह गया। दानव शोधक पात्र काफी देर से शांत था, लेकिन अचानक उसमें एक तेज चमक दिखाई दी। कुछ ही पलों में आकाश में गरज सुनाई दी और बारिश तेज हो गई।
100 पलों के भीतर ही यह मूसलाधार बारिश में बदल गई और ऐसा लग रहा था कि यह और भी तेज होगी। आधी अगरबत्ती जलने के बाद बात सिर्फ बिजली कड़कने की नहीं रही। आसमान में बिजली चमकी और आसमान का बड़ा हिस्सा एक भयानक दृश्य में बदल गया। एक अगरबत्ती जलने के बाद जब सार्थक वॉइड फिशिंग टेक्निक के अपने अनुमान के लगभग आधे रास्ते पर पहुंच चुका था, एक जोरदार धमाके के साथ बिजली की एक तेज चमक सीधे नीचे गिरी। सार्थक को प्रतिक्रिया करने का समय नहीं मिला और वह सीधे बिजली की चपेट में आ गया। फुफकार, सार्थक ने मुंह भरकर खून उगला। उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया और उसके रोंगटे खड़े हो गए। हे भगवान, तुमने मुझे गोली क्यों मारी? बूम! बिजली की एक और तेज चमक गिरी जिससे सार्थक पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। उसके मुंह से गर्म धुआं निकल रहा था। मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे ये सब सहना पड़ रहा है? उसने सोचा। सार्थक को अपने पूरे शरीर में दर्द महसूस हो रहा था, मानो उसके आंतरिक अंगों को बुरी तरह से झटका लगा हो। वह भयभीत हो गया। क्या मैंने इस बिजली को आकर्षित किया होगा? बिल्कुल नहीं। धिक्कार है, मैंने तुम्हें यह नहीं बताया कि मैं सुंदर हूं और मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर यह मुझ पर क्यों गिरी? इस समय दानव शोधन पात्र से एक हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जो लगभग उसकी सतह पर मौजूद विद्युत चिंगारियों के साथ विलीन हो रही थी, जबकि सार्थक के भीतर आध्यात्मिक ऊर्जा उग्र रूप से प्रवाहित हो रही थी। तीसरी बार बिजली गिरी और सार्थक को ऐसा लगा जैसे उसका पूरा शरीर जल रहा हो। अगर उसकी असाधारण शारीरिक शक्ति न होती तो वह बहुत पहले ही मर चुका होता। नहीं, ये बिजली जानबूझकर मुझ पर गिरी है। मैं अब हिल नहीं सकता। मुझे क्या करना चाहिए? मुझे क्या करना चाहिए? एक विचार के साथ ही सार्थक ने अपने हाथों में दर्जनों निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन पाए। अविनाशी शरीर, इसे मेरे लिए परिष्कृत करो। सार्थक को अपने शरीर पर बिजली की चिंगारियां दिखाई दे रही थीं, कभी कभी चटकने की आवाजें भी आती थीं। बहुत सोचने के बाद उसने फैसला किया कि एकमात्र उपाय है अविनाशी शरीर का अथक अभ्यास करना। अविनाशी शरीर के लिए भौतिक शरीर का निरंतर सुदृढ़ीकरण आवश्यक था। पहले अनुभव किए गए असहनीय दर्द को याद करते हुए सार्थक ने फैसला किया कि चूंकि वह इसे रोक नहीं सकता, इसलिए उसे पूरी लगन से अभ्यास शुरू कर देना चाहिए। उसके शरीर और आंतरिक अंगों में अब अपार ऊर्जा भरी हुई थी। फुफकार, सार्थक ने अपने आंतरिक अंगों पर अविनाशी शरीर साधना तकनीक का जबरदस्ती प्रयोग करने के परिणामस्वरूप खून की उल्टी की। उसने शारीरिक सुदृढ़ीकरण को छोड़ दिया और सीधे अपने आंतरिक अंगों की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया, क्योंकि उसे लगा कि अगर बिजली इसी तरह गिरती रही तो उसकी मांसपेशियां तो दूर, उसके आंतरिक अंग भी कब के चकनाचूर हो जाएंगे। बूम! रंगीली और रिंकू अपने अपने वृक्ष घरों में बैठे अपनी खिड़कियां खोली और एक दूसरे को देखने लगे। रिंकू ने आह भरी, यह बारिश तो बहुत तेज है। बिजली भी बहुत कड़क रही है, ऐसा लगता है जैसे सारी बारिश पहाड़ों के पीछे छिप गई हो। रंगीली ने अपनी ठुड्डी हाथ पर टिकाते हुए कहा, यह सामान्य है। मैंने पहले भी इस तरह का मौसम देखा है, लेकिन ये बिजली वास्तव में बहुत सुंदर है। रिंकू ने होठों को चटकाते हुए कहा, इस मौसम में साधना करने जा रहे हो, पता नहीं दाओ और वो दूसरा आदमी क्या सोच रहे होंगे। अगर उन पर बिजली गिर गई तो कितना भयानक होगा। जब वह बोल रही थी तो रिंकू थोड़ा सा कांप भी गई। रंगीली, बिजली पहाड़ के दूसरी तरफ गिरी, तलहटी में नहीं। लेकिन बरसात के दिनों में हमें गुफा में इकट्ठा होकर बारबेक्यू करना चाहिए। रिंकू ने सिर हिलाते हुए कहा, रंगीले, मैंने देखा है कि आजकल तुम्हें बहुत भूख लगती है। तुमने शिक्षक शियाओ जान के बैल के घोंगे कितनी बार चुराए हैं? रोल दोनों ट्री हाउस की खिड़की से बातें कर रहे थे। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि सार्थक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका था और उसकी पहचान करना नामुमकिन था। उसके आंतरिक अंग फट चुके थे, उसकी मांसपेशियां बिजली की शक्ति से भर गई थीं और उसकी हड्डियां सुन्न हो गई थीं। उसका शरीर अब जमीन पर नहीं, बल्कि पीठ के बल आसमान की ओर मुंह करके पड़ा था। सार्थक असहाय होकर बिजली गिरते हुए देखता रहा। एक के बाद एक बिजली गिरती रही। हे भगवान, तुमने हद पार कर दी है। धिक्कार है, क्या इतना काफी नहीं है? माननीय न्यायाधीश महोदय, मैं मर रहा हूं। क्या कोई है जो मुझे बचा सकता है? 1 घंटे बाद वॉइड फिशिंग टेक्निक की व्युत्पत्ति पूरी हो चुकी है। सार्थक का चित्र भी प्रदर्शित किया गया है। मेरे पास पहले से ही शून्य मत्स्यन तकनीक की साधना तकनीक है। आत्मा श्रेणी, दिव्य श्रेणी, तीसरा स्तर, जल शिरा विधि। नोट: ये प्राचीन काल में लिखित सर्वव्यापी साधना की पहली विधि है जिसे 9 प्राचीन महापुरुषों ने संयुक्त रूप से रचा था।
इसके पूर्ण होने के दिन आकाश और पृथ्वी रो पड़े और प्रचंड लहरें उठ उठीं, जिससे ये सर्वोपरि नियम बन गया। गणना पूरी होने पर सार्थक ने राहत की सांस ली। ऐसा लगता था कि वह पहले हमेशा गुफा के अंदर ही गणना करता था, इसलिए बिजली उस पर नहीं गिरी थी। अब जब वह गुफा में नहीं था तो उसे तुरंत दंड मिल गया। बूम! बिजली की एक और तेज चमक हुई और सार्थक की छाती से खून बहने लगा। सार्थक हक्का बक्का रह गया, क्या अनुमान पहले ही सफल नहीं हो चुका था? फिर भी तुम ये सब क्यों कर रहे हो? क्या ये कभी खत्म नहीं होगा? पहाड़ के नीचे वृक्ष पर बने घर में रिंकू और रंगली ने शांतनु को पूरी गति से वापस भागते हुए देखा। रिंकू ने उलझन में पूछा, क्या आपने कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं की? क्या आपका काम पूरा हो गया? शांतनु ने अपने चेहरे से बारिश के पानी को पोंछा, ठीक है। असल में मैं अपनी शक्ति को एकजुट करना चाहता था, लेकिन बिजली लगातार गिर रही थी हर दूसरे पल, जिससे मेरी पलकें फड़कने लगीं। मैं अपनी शक्ति को एकजुट करने पर ध्यान कैसे केंद्रित कर सकता था? रंगीली ने ऊबते हुए जिम्हाई ली, तुम्हें यही मिलना चाहिए था। शांतनु हंसते हुए बोला, ऐसा नहीं है कि मैं इसके लायक था, बल्कि सार्थक इसके लायक था। मैंने उसे पहाड़ पर चढ़ते देखा। इस तरह के मौसम में साधना करने के लिए पहाड़ पर चढ़ना, वह वाकई कमाल का काम कर रहा है। क्या ये बिजली गिरने को न्योता देने जैसा नहीं है? रंगीली ने आश्चर्य से पूछा, क्या वह पहाड़ पर चढ़ गया? दाव की बातों से शांतनु चकित रह गया। हाँ, मैं उसके साथ पहाड़ों में गया था। मैं केवल कुछ 100 मीटर ही चढ़ा था, लेकिन जब मैंने आखिरकार उसे देखा तो वह 1000 मीटर से अधिक चढ़ चुका था। रंगीली के चेहरे के भाव बदल गए। मैं जाकर देखती हूँ। आज तो खेती करने का क्या फायदा? उसे वापस बुलाओ ताश खेलने के लिए, फिर हम चारों मिलकर एक टेबल लगा सकते हैं। रिंकू ने सहमति जताते हुए कहा, यह बहुत बढ़िया है, मुझे ये पसंद आया। अगर हम साथ साथ बारबेक्यू भी खा सके तो और भी अच्छा होगा। शांतनु ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं सहमत हूँ। कुछ खाने और कुछ करने को मिलना अच्छा है। रंगीली पलक झपकते ही बाहर निकल गई। वैसे तो बारिश से कोई डरता नहीं था, बात बस इतनी सी थी कि ऐसे बारिश के दिनों में घर के अंदर ही रहना चाहिए, है ना? पहाड़ पर शून्य मछली पकड़ने की तकनीक के तीसरे स्तर का पता लगाए हुए आधी अगरबत्ती का समय बीत चुका है। सार्थक को 1 दर्जन से अधिक बार काटा जा चुका है। फुफकार, सार्थक को ऐसा लग रहा था मानो वह अपने शरीर का सारा खून उल्टी कर देगा। उसके आंतरिक अंग टूटेंगे, फिर खुद को ठीक करेंगे, फिर टूटेंगे, फिर खुद को ठीक करेंगे। इस सब के लिए उसे खून की उल्टी करनी पड़ेगी। एक उच्च श्रेणी का आध्यात्मिक पत्थर बहुत पहले ही चूर चूर हो चुका था और लगभग 40 निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर पहले ही खोजे जा चुके थे। अगर उसके पास खुद को बनाए रखने के लिए पर्याप्त आध्यात्मिक ऊर्जा न होती तो सार्थक को यकीनन उसका अंत हो जाता। हालांकि इसके कुछ फायदे भी थे। सार्थक अपनी शक्ति में खतरनाक गति से वृद्धि महसूस कर रहा था। वह ये नहीं बता पा रहा था कि यह वॉइड फिशिंग टेक्निक के कारण हुई आपदा थी या अविनाशी शरीर का दुष्प्रभाव। किसी भी स्थिति में वह ऊर्जा से भरपूर था। ये तो काफी बुरा था ही, लेकिन सार्थक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था कि उसके पेट में मौजूद ऊर्जा धीरे धीरे फैल रही थी और फिर उसके पूरे शरीर की मांसपेशियों और हड्डियों में समाहित हो रही थी। सार्थक ने अपनी उंगलियां हिलाईं, मानो अब वह उन्हें हिला सकता हो। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वॉइड फिशिंग टेक्निक के पिछले अभ्यासों के दौरान उस पर बिजली गिर गई थी, इसलिए वह एक ही बार में इसकी भरपाई करना चाहता था। आधी अगरबत्ती जलाने के बाद सार्थक ने 10 और निम्न श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों को चकनाचूर कर दिया। हालांकि उस पर लगभग आधी बार बिजली गिरी। यह अच्छी खबर थी। सार्थक, जब रंगीली वहां पहुंची तो उसके चेहरे के भाव एकदम बदल गए। उसने देखा कि सार्थक के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। वह घबराकर दौड़ी और सार्थक को खींचकर वहां से ले जाने की कोशिश करने लगी। सावधान, अध्याय 164 रंगाले की बीमारी। कृपया सब्सक्राइब करें, कृपया वोट करें। सार्थक की आंखें चौड़ी हो गईं। धिक्कार है, रंगीली यहाँ क्यों है? क्या उसने मुझे परेशान न करने के लिए नहीं कहा था? उसी क्षण सार्थक ने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा की और रंगाले को जबरदस्ती अपने नीचे दबा दिया। बूम! बिजली गिरी, जिससे सार्थक ने मुंह भर खून रंगले के चेहरे पर थूक दिया। रंगीली ने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। वह पूरी तरह से स्तब्ध रह गया। इतना ही नहीं, सार्थक ने बिजली की अधिकांश शक्ति को रोक दिया, फिर भी रंगीली का पूरा शरीर सुन्न हो गया और उसके मुंह के कोने से खून टपकने लगा। रंगीली कुछ हद तक हैरान थी। उसे लगा कि शायद दाव को भ्रम हो रहा है,
लेकिन जब बिजली की शक्ति की हल्की हल्की किरणें उसके शरीर में प्रवेश कर गईं, तो उसने महसूस किया कि उसका शरीर थोड़ा मजबूत हो गया है, हालांकि बहुत ही कमजोर रूप से। कई दर्जन सांसें लेने के बाद रंगीली को आखिरकार अपने शरीर में कुछ होश आया और उसने तुरंत कहा, चलो जल्दी चलते हैं। लेकिन सार्थक टस से मस नहीं हुआ। इस समय उसका पूरा शरीर कोयले जैसा ठंडा था, उसके कपड़े भी बहुत पहले कोयले में तब्दील होकर उसकी त्वचा से चिपक गए थे। उसकी त्वचा पर लगे खून और बिजली से निकले अशुद्धियों के साथ मिलकर वे एक ठोस कवच में तब्दील हो गए थे। सार्थक मुश्किल से बोल पाया, मैं बच नहीं सकता। रंगीली उठने की कोशिश करते हुए बोली, मैं यहां से क्यों नहीं जा सकती। बूम! बिजली का एक और झटका लगा जिससे सार्थक का शरीर नीचे की ओर धंस गया। उसने फिर से खून की उल्टी की। हालांकि रंगीली का शरीर फिर से सुन्न हो गया। सार्थक ने अपनी आंखों से इशारा करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था कि हम नहीं जा सकते। मैंने तुमसे आने से मना किया था, लेकिन तुम यहां आने पर अड़े रहे। अजीब बात यह थी कि दोनों एक दूसरे को बस घूरते रहे। हर मिनट या उससे कुछ ज्यादा समय में बिजली कड़कती। असल में जब भी रंगाले अपनी गतिशीलता वापस पाने वाली होती, बिजली कड़क उठती। रंगीली, तुमने ऐसा कौन सा जघन्य अपराध किया था जिसके कारण तुम्हें ये भुगतना पड़ा? तुम पर इस तरह बिजली कैसे गिरी? सार्थक, मुझे कैसे पता चलता? मैं तो बस यहाँ बैठ गया था, खुद को साधना में लगाने से पहले ही, और यह बात मुझे अचानक सूझी। रंगीली, हिलो मत। सार्थक को हंसी भी आए और गुस्सा भी आया। मैं हिला तक नहीं। रंगीली का चेहरा लाल हो गया। सार्थक के कपड़े बिजली गिरने से काफी पहले ही फट चुके थे और वह सिर्फ एक काले खोल में सिमट गया था। रंगीली की हालत भी कुछ खास अच्छी नहीं थी। बिजली गिरने से उसके कपड़े बुरी तरह से फट गए थे, जिससे उसकी त्वचा के बड़े बड़े धब्बे दिखाई दे रहे थे। रंगीली, मत देखो। बूम! फुफकार। 1 मिनट बाद सार्थक अवर्णनीय दृश्य को देखकर आंखें फाड़कर देखता रह गया। जो आपको नहीं देखना चाहिए, उसे मत देखो। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। हम सब अभी भी बच्चे हैं। पर्वत की तलहटी में रिंकू और शांतनु एक दूसरे को खाली निगाहों से देखते रहे। रिंकू चिढ़ गई, रंगीली को इतना समय क्यों लग गया? लगभग आधा घंटा हो गया है। शांतनु ने कंधे उचकाते हुए कहा, एक मूर्ख भी समझ सकता है कि रंगले ने सार्थक पर घात लगाकर हमला किया था। उसे ऐसा करना बहुत पसंद है। पिछली बार मैं बिल्कुल ठीक से साधना कर रहा था और उसने अचानक अपनी छुरी से मुझ पर वार किया, जिससे मेरा चेहरा लगभग बिगड़ गया था। तभी श्याम पुस्तकालय से लौटा, अपने ट्री हाउस में चढ़ा और उन दोनों को एक दूसरे को घूरते हुए देखा। शियाओचान कहाँ है? रिंकू ने बेबसी से आह भरी, वह सार्थक से लड़ने के लिए पहाड़ पर गया है। श्याम ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या सार्थक ने यह नहीं कहा था कि हमें उसे परेशान नहीं करना चाहिए? शांतनु हंसते हुए बोला, हे, तुम रंगले को सच में नहीं जानते। क्या वो सुन सकती है? हम सब में से वही है जिसे लड़ना सबसे ज्यादा पसंद है। तो वे तीनों एक दूसरे को खाली निगाहों से देखते रहे। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि पहाड़ की चोटी पर रंगीली पागल हो चुका था और उसके कपड़े काट दिए गए थे। सार्थक की पलकें तेजी से फड़कने लगी। घबराओ मत, बिजली गिरने की घटनाएं अब कम होती जा रही हैं। अगली बार मैं। बूम! 1 मिनट बाद सार्थक, तुम बेशर्म हो। हाँ, मैं बेशर्म हूँ। मैं तुम्हें मार दूंगा। हाँ हाँ हाँ, जब हम पहाड़ से नीचे उतरेंगे तब आप इसे काट सकते हैं। उठना। मैं हिल नहीं सकता। मैं तुम्हें काटते काटते मार डालूंगा। पटुई पटुई पटुई। रंगली ने सार्थक के कंधे पर लगी पपड़ी की एक परत को कुतर कर खा लिया था, जो पहले चिपचिपी और गंदी थी। अब वह परत कुरकुरे चावल के छिलके की तरह उससे चिपकी हुई थी। सार्थक ने चेतावनी देते हुए कहा, ध्यान रखना, कहीं तुम्हारे दांत न टूट जाएं। क्या रंगीली उसकी बात सुनेगी? उसने सार्थक की खुली बर्फ जैसी सफेद त्वचा का एक टुकड़ा चखा। रंगीली, दर्द हो रहा है। सार्थक को हंसी भी आए और गुस्सा भी आया। मैंने तुमसे कहा था, तुम इसे काट नहीं सकते। मेरे कवच को देखो, ऐसा लगता है जैसे मुझ पर शल्कों की एक अतिरिक्त परत है। रंगीली की आंखों से मानो आग निकल रही थी। चुप रहो, तुम कमीने सार्थक, तुम मर चुके हो, तुम मर चुके हो, मैं तुम्हें मार डालूंगी। मैंने तुमसे कहा था कि मुझे ढूंढने मत आना। रंगीली बड़बड़ाया, इस बिजली ने तुम्हें क्यों नहीं मारा? मुझे फिर से मारो। स्पष्टतः रंगीली ने पूरी तरह से हार मान ली है। वह शायद बिजली के कुछ और झटके बरसाना चाहता है और सार्थक को पूरी तरह से मूर्ख बना देना चाहता है।
लेकिन तब तक बारिश धीरे धीरे कम हो गई थी और गरज भी काफी कम हो गई थी। पहले हर 1-2 मिनट में बिजली कड़कती थी, लेकिन इस आखिरी बार बिजली कड़कने से पहले वे दोनों आराम से घूम फिर सकते थे और बिजली गिरी भी नहीं थी। टकराना। रंगली ने अचानक सार्थक को धक्का देकर दूर कर दिया। लेकिन जब रंगली ने उसे देखा तो सार्थक शर्म और क्रोध से भर गया और एक बड़ी चट्टान के पीछे छिप गया। रंगली ने अपना सिर बाहर निकाला और गुस्से से चिल्लाया, कपड़े। सार्थक अवाक रह गया, कपड़े कहाँ हैं? बेवकूफ, समुद्र में शंख निगल रहा है। हमने कपड़ों की पूरी एक पंक्ति खरीद ली। सार्थक को तुरंत समझ आ गया कि क्या हुआ है। वह चीज टूटी नहीं थी, उसने बस उसे शुद्ध करने वाले आकाश और पृथ्वी में फेंक दिया था। इसलिए एक विचार के साथ सार्थक ने समुद्र को निगलने वाला शंख और कपड़ों का एक सेट उठाया और उन्हें चट्टान के पीछे रंगाले को सौंप दिया। सार्थक, रंगीले, अभी बाहर मत आओ, पहले मुझे ये कवच उतारकर नहा लेने दो। रंगीली चुप रही। सार्थक का शरीर जोर से हिला और उसके शरीर से काले रंग के बड़े बड़े टुकड़े गिर पड़े। उसी क्षण सार्थक को एहसास हुआ कि उसका वजन कम हो गया है, सिर्फ थोड़ा नहीं बल्कि लगभग 2 गुना। अगर उसका वजन पहले 500 पाउंड था तो अब वह सिर्फ 300 पाउंड रह गया था। हालांकि वह अभी भी थोड़ा मोटा था, लेकिन अंतर जमीन आसमान का था। सार्थक ऊर्जा से भरपूर महसूस कर रहा था। उसकी मांसपेशियों में दर्द नहीं था, उसके आंतरिक अंग ठीक हो गए थे और उसकी हड्डियों का दर्द भी दूर हो गया था। उसने खुद को अच्छी तरह से मालिश भी की। अचानक सार्थक को अपने पीछे हवा का एक झोंका महसूस हुआ। मुड़कर देखा तो रंगले 2 कटार लिए उसकी ओर दौड़ रहा था। दृश्य इतना तीव्र था कि शून्य लोक में भी सर्वोच्च शक्ति द्वारा आध्यात्मिक ऊर्जा विस्फोट के साथ चिंगारियां उड़ती दिखाई दे रही थी। नतीजतन सार्थक अचानक मुड़ गया। हे भगवान! रंगले इतनी डर गई कि उसने हवा में ही अपनी आंखें ढंक ली, गलत दिशा में छलांग लगाए और सीधे चट्टान की ओर बढ़ गई। सार्थक ने रंगले को पकड़ लिया और पूछा, तुम कहाँ कूदने वाले हो? रंगली एक परछाई में गायब हो गई, जमीन पर तेजी से दौड़ती हुई एक पत्थर के पीछे खड़ी हो गई। सार्थक, तुम बेशर्म, नीच, दुष्ट, बदमाश, अभी अपने कपड़े पहनो। रंगली चट्टान के पीछे खुद से कुछ बुदबुदाता रहा, जबकि सार्थक बारिश में खड़ा होकर आसपास के लटके हुए द्वीप को निहारता रहा। कुछ समय बाद रंगली की आवाज बंद हो गई, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। सार्थक ने पीछे मुड़कर कहा, शिया। अगले ही पल सार्थक के चेहरे के भाव एकदम बदल गए। यदि उन दोनों के बीच पहले हुई लड़ाई और तलवारबाजी महज हंसी मजाक थी और सार्थक केवल रंगली को उसके भीतर की अज्ञात शक्ति को बेअसर करने में मदद कर रहा था, तो इस क्षण सार्थक का दिल कांप उठा। उनके सामने पत्थर पर रंगीली के शरीर से एक रहस्यमय लाल रोशनी निकल रही थी, जिसके साथ बिजली का कट भी प्रवाहित हो रहा था। फुफकार। सार्थक तुरंत समझ गया कि दाव मुसीबत में है। रंगीली बिना किसी पूर्व सूचना के बीमार पड़ गई थी। जियो-चान, सार्थक ने धीमी आवाज में पुकारा। हालांकि रंगली पलक झपकते ही चट्टान से गायब हो गई। लगभग तुरंत ही एक तलवार सार्थक की छाती पर वार करने आई। सार्थक ने फुर्ती से प्रतिक्रिया करते हुए अपने शरीर को थोड़ा पीछे खींच लिया, लेकिन फिर भी उसे चोट लगी और उसकी त्वचा फट गई। सार्थक ने तुरंत ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर शरीर की शक्ति का प्रयोग किया, एक साथ 2 तलवारें चलाईं और दोनों ने पलक झपकते ही दर्जनों वार किए। तादा सिसल। सार्थक एक पल भी और नहीं टिक सका, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से भरपूर शरीर एक बार फिर टुकड़े टुकड़े हो गया। 5 सांसों से भी कम समय में सार्थक को 5 या 6 गहरे घाव लग गए। हालांकि वे गहरे नहीं थे, फिर भी उनके बारे में सोचना भयावह था। उसने अभी अभी अविनाशी शरीर की साधना पूरी की थी। उसका वजन कम हो गया था और उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ गई थी, फिर भी वह इसे सहन नहीं कर सका। विलय। पहाड़ी की चोटी पर बूढ़े बाई और उनके 2 साथी देख रहे थे। वंश के चेहरे पर थोड़ा सा बदलाव आया और वह कुछ करने ही वाला था। बूढ़े बाई ने वंश को पकड़कर कहा, हिलो मत, तुम हमेशा उनके साथ नहीं रह सकते। सार्थक को इसे खुद संभालने दो। वंश और विनीता दोनों गंभीर दिख रहे थे, मानो किसी भी क्षण हमला करने के लिए तैयार हो। नीचे सार्थक, जो अब फ्यूजन रूप में था, की शक्ति में अचानक वृद्धि हुई। अंततः उसकी नजर शियाओ-चान की तेज गति पर पड़ी। दोनों के बीच ताबड़तोड़ प्रहार शुरू हो गए। पलक झपकते ही चट्टानें चूर चूर हो गईं। सार्थक हवा में उछला और पानी को नियंत्रित करने लगा, और दोनों इतने करीब आ गए कि उनके हाथ भी दिखाई देना बंद हो गए, केवल तलवारों की धुंधली चमक ही नजर आए। सार्थक ने लगभग सभी प्रकार के सामान्य युद्ध कौशल में महारत हासिल कर ली थी।
हालांकि रंगली किसी भी तरह से कमतर नहीं था, उसकी छाया, चपलता, तीक्ष्ण कटारे और युद्ध कौशल सार्थक के लिए भी बेहद प्रभावशाली थे। फ्यूजन तो बस बराबरी के मुकाबले में थे। इससे भी अधिक भयावह बात यह थी कि सार्थक को ऐसा प्रतीत होने लगा था कि वह फ्यूजन पर कुछ हद तक नियंत्रण प्राप्त कर रहा है। शायद हमले की तीव्रता के कारण या किसी अज्ञात कारण से उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि फ्यूजन की स्थिति किसी भी क्षण टूट सकती है। कब्जा 7 स्टार चेस। बैंग बैंग बैंग। लगभग बराबर गति होने के कारण सार्थक अंततः रंगले को बांधने में कामयाब हो गया। वह किसी भी समय कहीं भी परछाई में परिवर्तित नहीं हो सकती थी, इसके लिए उसे स्वतंत्र अवस्था में होना आवश्यक था। और इस तरह गतिरोध उतनी देर तक बना रहा जितनी देर में एक अगरबत्ती जलती है, जब तक कि रंगीली अचानक बेजान नहीं हो गई। सार्थक ने तुरंत मदद का हाथ बढ़ाया। रंगीले, हे, क्या तुम मुझे सुन सकते हो? रंगीले, मुझे एक पल चाहिए। इसके बाद सार्थक का दिल नर्म पड़ गया और उसने फ्यूजन और उस पर से अपना अधिकार छोड़ दिया। जैसे ही वह मुक्त हुआ, वह हौंफते हुए जमीन पर गिर पड़ा। एक पल के बाद लाल आंखों वाली रंगीली ने पश्चाताप भरी निगाहों से सार्थक की ओर देखा और बोली, मैं। सार्थक ने दाव की ओर हाथ हिलाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब हिसाब बराबर हो गया। मैं नीच, अश्लील या बेशर्म नहीं हूं, है ना? पफ। रंगीली ने सार्थक पर आंखें घुमाते हुए कहा, अभी पहाड़ से नीचे उतरो और किसी को मत बताना। साथ ही तुरंत अपने कपड़े बदल लो। सार्थक ने अपने शरीर को ढकने वाले कपड़े की पट्टियों को देखा और वह अवाक रह गया। मैं इसमें सिर्फ 5 मिनट से हूं और अभी से एक बुढ़िया जैसा हो गया हूं। ये सब पैसे की वजह से है। अध्याय 165 रंगली बालों को हेयर टाई से बांधना। कृपया सब्सक्राइब करें। कृपया वोट करें। पहाड़ी की चोटी पर विनीता ने बूढ़े बाई की ओर देखा और पूछा, बूढ़े बाई, क्या सार्थक बिजली की नस है? बूढ़े बाई ने अपना सिर थोड़ा हिलाया, मैं भी दाव को नहीं जानता। हजारों लोग और अनगिनत आध्यात्मिक प्राणी हैं, दाव को कौन जान सकता है? लेकिन यह संभव है कि कोई चीज इस बिजली को रोक सके। विनीता ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ठीक है, सार्थक को अभी छोड़ देते हैं। वह एल्डर जियान का शिष्य है, इसलिए हम उस पर स्वाभाविक रूप से भरोसा करते हैं। लेकिन रंगली का क्या? आप उसे वापस कहां से लाए? क्या इस तरह की स्थिति अक्सर होती रहेगी? हालांकि हम ठग अकादमी में पृष्ठभूमि या अवसरों के बारे में नहीं पूछते, लेकिन यह मत भूलिए कि ठग अकादमी का पतन कैसे हुआ। बूढ़े बाई ने आह भरते हुए कहा, ये तो बस मेरे पुराने दोस्त की बेटी है, उसने मुझे उसकी देखभाल करने के लिए कहा है। ज्यादा मत सोचो। विनीता ने आगे पूछा, आपका पुराना दोस्त कौन है? जबकि दूसरों की आध्यात्मिक प्रवृत्ति और प्रतिभा के कुछ संकेत मिल सकते हैं, रंगाले की प्रवृत्ति और प्रतिभा बिल्कुल अलग है। बूढ़े बाई ने शांत भाव से कहा, मैंने पहले ही कहा है, प्रमुख 1000 लोग, 10,000 आध्यात्मिक नसें। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि सार्थक एक वज्र नस है? क्या आप यकीन कर सकते हैं कि रंगाले की अजीब शक्ति कोई अवसर नहीं है? अनंत सागर क्षेत्र में बहुत सारे अवसर हैं, कौन जाने। उद्धरण चिन्ह। पहाड़ से नीचे उतरकर जब सार्थक और रंगली वापस लौटे तो उन्होंने तुरंत एक चीख सुनी, जो रिंकू की ओर से आ रही थी। रिंकू ने खिड़की से बाहर झांका, आंखें चौड़ी करते हुए बोली, तुम कौन हो, कमीने? तुमने सार्थक के साथ क्या किया? सार्थक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। श्याओ कुन, तुमने हद पार कर दी। रिंकू हैरान रह गई, अरे बाप रे, अचानक से तुम्हारा इतना वजन कैसे कम हो गया? बताओ, तुम्हें हुआ क्या है? यहाँ आए हुए तुम्हें सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और तुम्हारा इतना वजन कम हो गया। अगर तुम यहाँ 2 घंटे और रुकोगी तो क्या तुम मुझसे भी ज्यादा पतली नहीं हो जाओगी? सार्थक ने क्रोधित होकर उत्तर दिया, मैं तुमसे पहले से ही पतला हूं। तुम पहाड़ की चोटी पर जाकर बिजली का झटका क्यों नहीं खा लेते? रिंकू चौंक गई, क्या तुम पर बिजली गिर गई? सार्थक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, उसका अंगूठा और तर्जनी उंगली आपस में छू रही थीं और उसकी दोनों उंगलियों के बीच बिजली की एक नीली चाप चमक उठी। हे भगवान, क्या सच में तुम पर बिजली गिरी? रंगीली ने उपहास उड़ाते हुए कहा, उनकी बेरहमी से कटाई कर दी गई। शांतनु अचंभित रह गया, क्या ऐसा है? मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैंने कभी नहीं सुना कि बिजली गिरने से कोई पतला हो जाता है, नहीं मैंने कभी सुना है कि बिजली गिरने के बाद भी कोई यहाँ सुरक्षित खड़ा है। श्याम ने अनायासी कहा, उसे टुकड़ों में काट दिया गया होगा, उसने अपने कपड़े बदल लिए। श्याम को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन अचानक आसमान में सन्नाटा छा गया।
सबने गौर किया कि न सिर्फ सार्थक के कपड़े बदले थे, बल्कि रंगीली के कपड़े भी बदल गए थे। क्या रंगीली पर भी बिजली गिरी थी? इस समय किसी को इस बात की परवाह नहीं थी कि सार्थक का वजन क्यों कम हो गया था। सार्थक ने कई बार कहा था कि उसका वजन कम हो जाएगा, वह बस कुछ समय के लिए मोटा हो गया था। लेकिन अब जब वे दोनों पहाड़ पर चढ़कर कपड़े बदल चुके थे, तो मामला दिलचस्प होता जा रहा था। रिंकू ने बड़ी मुश्किल से अपनी बात कही, वे काफी देर तक गायब रहे। शांतनु का चेहरा घोर भयभीत था। उसने कांपती उंगलियों से सार्थक की ओर इशारा करते हुए कहा, बिल्कुल सरासर बेशर्म। टकराना। लेकिन शांतनु बिजली की गति से ट्री हाउस से बाहर निकल आया। अगले ही पल ट्री हाउस दो हिस्सों में बंट गया। शांतनु घबराकर भागते हुए दाव से चिल्लाया, रंगीले, मैं तुमसे वादा करता हूं, मैं इसे गुप्त रखूंगा। मुझे टुकड़े टुकड़े मत कर देना। उद्धरण चिन्ह। श्याम को देर से एहसास हुआ, मुझे लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया। रिंकू ने अपनी छाती थपथपाते हुए कहा, कितना डरावना है, मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ रही है। मुझे नहीं पता दाव ऐसा क्यों कर रहा है, और मैं पूछने की हिम्मत भी नहीं कर पा रहा हूं। शांतनु का पीछा किया गया और आधे स्कूल में उसे बुरी तरह पीटा गया। सार्थक ट्री हाउस में लेट गया, उसका मन संदेह और आश्चर्य से भरा हुआ था। अभी अभी रंगीली की शक्ति में काफी वृद्धि हुई थी। उसके शरीर के चारों ओर की लाल रोशनी किसी ऊर्जा जैसी क्यों लग रही थी, ठीक उसी तरह जैसे उसने कैंडल ड्रैगन का रक्त अवशोषित किया था। कुछ देर बाद सार्थक ने इसके बारे में सोचना बंद कर दिया। रंगीली ने कुछ नहीं कहा, बूढ़े बाई ने भी कुछ नहीं कहा। यह एक ऐसा रहस्य था जिसे वे किसी और को नहीं बता सकते थे। अपना सिर घुमाकर उसने देखा कि आंकड़ों में काफी बदलाव आ गया था। स्वामी सार्थक, रैंक 23, प्राथमिक महान मछुआरा। आध्यात्मिक ऊर्जा 66,245 2099। आध्यात्मिक नस स्तर 4 निम्न श्रेणी अपग्रेड करने योग्य। जन्मजात आत्मा जीव जुड़वा येन यांग आत्मा निगलने वाली मछली स्तर 16। हथियार बैंगनी रंग का बांस का डंडा। साधना तकनीक में विशेषज्ञता शून्य मत्स्यन तकनीक का अध्याय 3, जिसका शीर्षक है जल शिरा नियमावली, आत्मा स्तर दिव्य श्रेणी। ... सार्थक ये देखकर हैरान रह गया कि आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा टूट गई है। अर्चन, पहले मैं 1899 अंकों पर अटका हुआ था और कोई सुधार नहीं हो रहा था। मुझे लगा था कि आगे बढ़ने के लिए मुझे इंटरमीडिएट ग्रेट एंगलर तक पहुंचना होगा। लेकिन अब थोड़ा झटका लगने के बाद मैंने वास्तव में अर्चन को पार कर लिया है। मेरी आध्यात्मिक नस भी लेवल 3 हाई ग्रेड से लेवल 4 लो ग्रेड तक पहुंच गई है। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती। स्पिरिचुअल वेन कैप तो स्पिरिचुअल वेन कैप ही है। सार्थक को लगा जैसे उसका पूरा शरीर शक्ति से भर गया हो, मानो उसे अभी अभी ऊर्जा मिली हो और उसकी उंगलियों के बीच अभी भी बिजली की चिंगारियां दिखाई दे रही थीं। सार्थक अचानक उठ बैठा, खिड़की से बाहर झुककर दाव से चिल्लाकर बोला, श्याम, तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा क्या है? श्याम ने सार्थक की ओर देखा, लगभग 1400 बजने वाले हैं, क्या हुआ? सार्थक, कुछ नहीं। शियाकुआकुन, तुम्हारा क्या हाल है? रिंकू ने अपना सिर बाहर निकाला, 1400 की शुरुआत अभी हुई है, आपकी शुरुआत कैसी रही? सार्थक की निगाहें इधर उधर दौड़ गईं और उसने पागलपन का नाटक करते हुए कहा, हा, मैं 1700 तक पहुंच गया हूं। श्याम का चेहरा तुरंत बदल गया, ये कैसे संभव है? सैद्धांतिक रूप से ये तो बिल्कुल बुनियादी बात है। एक महान मछुआरा अधिकतम 1500 फीट की ऊंचाई तक पहुंच सकता है। एक आम आदमी इससे भी कम ऊंचाई तक पहुंच पाता है, अक्सर 1200 फीट तक भी नहीं। आप इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंच सकते हैं? सार्थक ने अनभिज्ञता जताते हुए कहा, बिजली गिरने से। एक ही बार बिजली गिरने से नुकसान काफी बढ़ सकता है। मेरी रेटिंग 1400 से बढ़कर 1700 हो गई। रिंकू ने बार बार अपना सिर हिलाया, तुम पागल हो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ये बिजली है। मैंने कभी बिजली को किसी को न मारते हुए नहीं देखा, सिवाय तुम्हारे। सार्थक ने होंठ चटकाए। ये बात गुप्त नहीं रह सकती थी। बूढ़े बाई और बाकी लोगों को शायद पता चल गया था कि दाव के साथ क्या हुआ है। जहां तक रंगले की बात है, उसने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था और उस पर कई बार बिजली गिर चुकी थी। उसे किसी तरह उसे बेवकूफ बनाना ही था। कुछ ही देर बाद बूढ़े बाई, वंश और वीनेता भी वहां पहुंच गए। वंश ने दाव से सीधे पूछा, सार्थक, बताओ क्या हुआ? सार्थक, मुझे भी नहीं पता। मैं तो बस साधना करना चाहता था। मैं अभी बैठा ही था कि मैंने साधना शुरू भी नहीं की थी कि तभी मुझ पर बिजली गिर पड़ी। वीनेता, अरे,
तुमने इसे मारा ही नहीं बल्कि थोड़ा मुनाफा भी कमा लिया। सार्थक ने नाराजगी से कहा, क्या शिक्षक वैन सचमुच चाहते हैं कि मैं मर जाऊं? विनीता ने सार्थक पर आंखें घुमाते हुए कहा, तुम में ऐसी क्या खास बात है? सार्थक, आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर बहुत बढ़ गया है और शारीरिक शक्ति में भी जबरदस्त वृद्धि हुई है। ओह, और आध्यात्मिक नस में भी थोड़ी वृद्धि हुई लगती है। सब लोग। वंश ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, क्या आप निश्चित हैं? शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि तो अपेक्षित है। बिजली में अशुद्धियों को शुद्ध करने का चमत्कारी प्रभाव होता है। बिजली के प्रकोप को बिना मरे सहन कर पाना शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि का कारण समझ में आता है। हालांकि आध्यात्मिक ऊर्जा की सीमा और आध्यात्मिक शिरा ओल्ड मैन बाय शारीरिक शक्ति में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण स्वाभाविक रूप से शारीरिक सहनशक्ति और मेरिडियन सहनशीलता की सीमा में भी काफी वृद्धि हुई है, जो समझ में आता है। लेकिन आध्यात्मिक शिरा में कितनी वृद्धि हुई है? सार्थक हंसते हुए बोला, ऐसा लगता है जैसे मैं लेवल 3 हाई ग्रेड ब्रेकर थ्रू से सीधे लेवल 4 पर पहुंच गया हूं। मुझे ठीक से नहीं पता कि लेवल 4 क्या है। दाओ। बूढ़े बाई ने विनीता की ओर देखा और कहा, नाड़ी जांचने वाला पत्थर ले आओ। कुछ देर बाद विनीता पत्थर लेकर आए। भीड़ की उत्सुक निगाहों के बीच सार्थक ने नाड़ी जांचने वाले पत्थर पर अपना हाथ रखा। तुरंत ही एक हल्की नीली रोशनी फूट पड़ी। सब चौंक गए। बूढ़ा बाई, स्तर 4 निम्न श्रेणी। यहां तक कि खदेड़े गए शांतनु के मुंह से भी खून निकल आया था। इस व्यक्ति पर बिजली गिरी और इससे एक विचित्र आध्यात्मिक नस उत्पन्न हो गई। यह अविश्वसनीय रूप से रोमांचक था। बूढ़े बाई ने कुछ देर सोचा, फिर जानबूझकर दाव को समझाया, यह शायद बिजली का एक शुद्ध बपतिस्मा है। इसने एक अवरोध को तोड़ दिया है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो एक बार जब तुम्हारे भीतर की बिजली की शक्ति समाप्त हो जाएगी तो तुम्हारे भौतिक शरीर का संवर्धन और तुम्हारी आध्यात्मिक ऊर्जा सीमा में वृद्धि भी रुक जाएगी। ये स्थायी नहीं होगी। वंश ने सार्थक के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, सुना तुमने? तुम्हें अगले 2 दिनों में अपनी इस प्रचंड शक्ति को ठीक से विकसित और निखारने की जरूरत है। सार्थक ने उपहास उड़ाते हुए कहा, क्या मजाक है? मैंने कल्टीवेट करना कब छोड़ा? कभी नहीं छोड़ा। ठीक है, तुम लोग क्या जानते हो? मैंने आज जो हासिल किया है उससे पहले ही मैंने अपना टॉप ग्रेड स्पिरिट स्टोन और लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन का आधा हिस्सा खो दिया था। केवल रंगले बिखरे बालों के साथ अविश्वास भरी निगाहों से सार्थक को घूर रही थी। क्या ये सचमुच उतना ही आसान था जितना प्रधानाध्यापक ने कहा था? बस बिजली गिरने का एक मामूली सा मामला। बिल्कुल असंभव। उसने सार्थक को बिजली गिरते हुए देखा था। उसके मुंह से खून निकल रहा था। अब वह यहां बैठकर सबको बता रहा था, मैं बिल्कुल ठीक हूं। मेरी पीठ में दर्द नहीं है, मेरे पैरों में भी दर्द नहीं है। ये तो सरासर बेतुका था। सबके चले जाने के बाद सार्थक ने चुपके से हजारों आध्यात्मिक ऊर्जा खर्च करके एक छोटे से मानिक को समुद्री रेशम के कपड़े में पिघलाकर एक लंबा लाल कपड़ा बनाया। सार्थक ने लंबे लाल कपड़े को ऊपर उठाया और संतुष्टि से सिर हिलाया। प्राचीन काल में लोग अपने बाल इसी तरह बांधते होंगे। सार्थक ने खिड़की से दाव को पुकारा, रंगीले इधर आओ। अचानक ट्री हाउस से 3 सिर बाहर निकले और एक दूसरे को घूरने लगे। सार्थक अवाक रह गया, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? रंगीली बजिन क्यूई, मैं नहीं जा रहा हूं। सार्थक, दाव, तो मैं वहां जाऊंगा। सार्थक फुर्ती से अपने ट्री हाउस से कूदकर रंगले के ट्री हाउस पर जा गिरा। तभी दाव ने कहा, मुझे मत काटो, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। ट्री हाउस के अंदर रंगीली ने सार्थक के प्रवेश करते ही उसे घूरते हुए पूछा, यह क्या है? सार्थक ने अपने हाथ में लाल कपड़ा लहराते हुए कहा, अपना सिर घुमाओ। रंगीली, सार्थक, पीछे मुड़ो। जैसे ही रंगले ने अपना सिर दूसरी तरफ घुमाया, सार्थक ने एक हाथ से उसके बालों को सहलाते हुए कहा, यह एक हेयर टाई है जो मैंने अभी तुम्हारे लिए बनाई है। इसे लाल रिबन भी कहते हैं। यह तुम्हारी पिछली वाली से कहीं ज्यादा सुंदर है। रंगीली ने दांत पीसते हुए चाकू को कसकर पकड़ लिया। उसके दिमाग में तरह तरह के विचार दौड़ रहे थे। क्या मुझे उसे काट देना चाहिए? क्या मुझे उसे काट देना चाहिए? अगर मैं उसे काट नहीं पाया तो क्या होगा? अगर मैं उसे काट नहीं पाया तो क्या मुझे हार मान लेनी चाहिए? अंत में रंगीली ने इसे नहीं काटा। इसे बांधने के बाद सार्थक ने लापरवाही से इसके ऊपर एक बड़ा धनुष बांध दिया। तब सार्थक ने दाव से धीरे से कहा, उन्हें मेरे बिजली गिरने के बारे में ज्यादा मत बताना। तुम खुद जाकर रोशनी में देखो, मैं साधना करने जा रहा हूं। रंगीली ने अपनी आंखें थोड़ी सिकुड़ी, कोई बड़ा रहस्य तो है ना? सार्थक ने सिर हिलाते हुए कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं।
रंगीली की आंखों में एक शरारती चमक दिखाई दी और उसने अचानक सार्थक के कंधे पर लापरवाही से थपथपाते हुए कहा, चिंता मत करो, मैं इसे गुप्त रखूंगा। सार्थक के जाने के बाद रंगीली बिजली गिरने की घटना को याद करके कांप उठी। ऐसा लगा जैसे वह अकेली नहीं थी जिसके पास कोई राज था, दूसरों के पास भी थे। किसी कारणवश उसके अंदर भावनाओं का सैलाब उमड़ आया। पता चला कि कोई उससे भी बदतर हालत में था। रंगीली का मूड अचानक अच्छा हो गया। उसने कटार को दर्पण की तरह इस्तेमाल करते हुए अपना सिर झुकाया और लाल रिबन और धनुषों को देखा। उसकी आंखें चमक उठी, सुंदर